मिलिए हीरो से जो एक ओवरपावर्ड स्केलेटन नाइट है। वो अपनी टिपिकल मीडिएवल फैंटेसी वर्ल्ड में मर्सनरी की तरह नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इससे पहले वो फैंटेसी ऑब्सेस्ड स्केलेटन था मिथिकल ग्रेड आर्मर में। वो अर्थ पर एक रेगुलर गेमर और रेसलिंग फैन था जिसकी लाइफ इतनी बोरिंग थी कि राइटर ने उसे दिखाने की भी कोशिश नहीं की। तो जब वो अपने गेम कैरेक्टर के रूप में इस स्ट्रेंज वर्ल्ड में खुद को पाता है तो वो अपने वाइड रेंज ऑफ स्किल्स चेक करता है। फिर रिवर में अपना चेहरा देखता है तो पता चलता है कि वो स्केलेटन है, ठीक वैसे जैसे कैरेक्टर क्रिएट किया था। शॉक से रिकवर होने के बाद वो निकटतम टाउन जाता है और रियलाइज करता है कि स्केलेटन होने के बावजूद उसे हंग्री हो सकता है। इसलिए वो मर्सेनरी गिल्ड में रजिस्टर करता है, लाइसेंस लेता है पैसे कमाने के लिए और अपनी रदर ऑर्डिनरी लाइफ शुरू कर देता है। एक दिन जबकि वो 2 बोर्स और एक ओनर्क को हंट करके लौट रहा था तो वो एक ग्रुप ऑफ बैंडिट्स को देखता है जो एक यंग नोबल गर्ल के कारावान पर अटैक कर रहे हैं। बैंडिट्स ने उसके सभी गार्ड्स को किल कर दिया है और अब उसे असॉल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हीरो उनके बॉस के पीछे टेलीपोर्ट करता है और एक स्विंग ऑफ हिज स्वॉर्ड से उसे और 2 और को किल कर देता है। अन्य थग्स अफ्रेड होकर भागने लगते हैं, लेकिन वो लॉन्ग रेंज अटैक यूज करता है जिसका नाम वाइवर्न स्लैश है और उन्हें जेल जाने की ट्रबल से बचाता है। उन्हें हेल भेजकर वो डिसाइड करता है लो प्रोफाइल रखने का और अपना फर्स्ट क्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है गर्ल की गार्ड बनने का, जबकि वो मेडिसिनल हर्ब्स पिक कर रही है। गर्ल पहले तो अपने एस्कॉर्ट से ओवरवेल्म हो जाती है, सोचती है जैसे कोई आदमी लैम्बोर्गिनी में कैब ड्राइवर का काम कर रहा हो, लेकिन जल्दी ही कंफर्टेबल हो जाती है और उसे फोर्ट ले जाती है मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में सिखाने के लिए। रास्ते में हीरो नोटिस करता है एक इंजर्ड नाइनर टेल फॉक्स पप को बुशेस में जो पहले काफी अग्रेसिव है। लेकिन जैसे ही हमारा हीरो उसे पकड़ता है और मैजिक यूज करके उसकी इंजरी हील करता है, वो डिसाइड कर लेती है उसकी पेट बनने का, जिसका नाम वो पॉन रखता है। वे आखिरकार फॉरेस्ट के सबसे डीपेस्ट पार्ट पहुंच जाते हैं और एक क्लिफ से देखते हैं एक सिंगल व्हाइट चेरी ब्लॉसम ट्री को फुल ब्लूम में। गर्ल उसके फ्लावर्स कलेक्ट करना चाहती है, लेकिन जैसे ही वो एक्साइटेड होकर नीचे क्लाइंब करती है और ट्री की तरफ दौड़ती है, हीरो और पॉन नोटिस करते हैं एक मॉन्स्टर। ये गॉडजिला का कजिन टॉयला है जो 6 लेग्ड बेसिलिस्क है और हेल्पलेस प्रे को देखकर वो उसे स्टॉम्प करने की कोशिश करता है और इन मीन मीट बनाने की। लेकिन हीरो अपना शॉर्ट रेंज टेलीपोर्टेशन स्किल डायमेंशन वॉक यूज करके उसे बचाता है। टॉयला पॉइजन ब्रेथ यूज करता है और हीरो फिर टेलीपोर्ट करता है। वो मॉन्स्टर के अटैक्स की रेंज के बारे में सोचता है और डिसाइड करता है कि क्लोज कॉम्बैट में फेस करना बेस्ट होगा। वो टॉयला के क्लो अटैक्स ब्लॉक करता है, लेकिन फिर वो अपना लॉन्ग टंग यूज करने लगता है और मैं सोचता हूं ये मॉन्स्टर अपनी गर्लफ्रेंड को काफी हैप्पी रखता होगा। हीरो उसके सभी अटैक्स को डॉज करता रहता है तो टॉर्जिला इंपेशेंट हो जाता है। वो अपना अल्टीमेट अटैक चार्ज करता है और पेट्रिफिकेशन वेव लॉन्च करता है, जिससे रेंज में सभी लिविंग थिंग्स स्टोन में बदल जाते हैं। हीरो अपना होली शील्ड यूज करता है जो किसी भी स्टेटस इफेक्ट को नलिफाई कर सकता है खुद और गर्ल को बचाने के लिए। अब टॉर्जिला और भी फ्यूरियस हो जाता है और ज्यादा आर्म्स यूज करके फाइट करता है। नाइट को पीछे धकेला जा रहा है। बैटल जल्दी खत्म करने के लिए हीरो एक हाई लेवल स्किल यूज करता है जिसका नाम जजमेंट है। वो बेसिलिस्क के नीचे मैजिक सर्कल क्रिएट करता है और फिर उससे एक जायंट लाइटनिंग स्वॉर्ड समन करता है। टॉर्जिला को बस एक हिट में फिनिश कर देता है। गर्ल इंप्रेस हो जाती है और सोचती है कि नाइट हीरो के रूप में सेलिब्रेटेड होगा, लेकिन हीरो लो प्रोफाइल रखना चाहता है तो उसे सीक्रेट रखने को कहता है। वो टॉयला के 1 फुट पर रेड और ब्लैक रिंग भी नोटिस करता है जो मरने के कुछ सेकंड्स बाद शैटर हो जाती है। जब वे विलेज लौट रहे होते हैं, हीरो एक जायंट बोर स्पॉट करता है और डिसाइड करता है विलेज को आज टेस्टी मीट ट्रीट देगा। वो उसे हंट करता है, विलेज ले जाता है और कहता है उसकी लेदर स्किन गर्ल को दे दो और मीट सबके लिए है। ये अकेला काफी है उसे लोकल हीरो बनाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो विलेज छोड़ने वाला होता है, गर्ल की लिटिल सिस्टर उसे फ्लावर टियारा गिफ्ट करती है। तो जब हीरो इनमें अपने रूम में जाता है और रिवॉर्ड देखता है तो रियलाइज करता है कि लाइफ में सिर्फ अपना सीक्रेट बचाने से ज्यादा है और जिन लोगों को उसकी मदद चाहिए उनके लिए वो कल से ज्यादा मेहनत करेगा। हीरो लाइफ चेंजिंग फर्स्ट क्वेस्ट के बाद बैंडिट्स हंटिंग का क्वेस्ट लेता है और उनके खुद के हाइडआउट में थ्रीव्स और किडनैपर्स के ग्रुप का पीछा करता है। जब वो उन्हें टेक डाउन कर देता है तो क्लेम करता है उनका ट्रेजर स्टैश भी मिल गया। वहां 2 ओपन केजेस हैं जिनके आगे फूड बोल्स हैं
जो उसे कंफ्यूज करते हैं, लेकिन वो डिसाइड करता है उन चीजों पर ध्यान न दे जो उसका बिजनेस नहीं है। जब वो गोल्ड लेकर केव से बाहर आता है तो एक हुडेड गर्ल सरप्राइज अटैक लॉन्च करती है। वो सोचता है शायद ये भी बैंडिट है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड स्किल्स बहुत अच्छी थीं और वो उसकी स्पीड के लगभग बराबर थी। टसल में हीरो उसके पॉइंटेड ईयर्स नोटिस करता है और याद करता है कि ये वो एल्फ गर्ल है जिसे उसने सिटी में मार्केट में घूमते समय देखा था। गर्ल आर्यन एक एल्फ वॉरियर है जो अपनी पीपल को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रही है और उन एल्फ चिल्ड्रन को बचाने की जो ग्रीडी ह्यूमंस ने किडनैप कर रखे हैं। वो हीरो को उनमें से एक समझ लेती है और उसे कर्ज करती है। जब वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है वो सुनती भी नहीं, लेकिन जैसे ही वो पॉन को देखती है उसका गार्ड ड्रॉप हो जाता है और पूछती है बैंडिट के साथ स्पिरिट क्रिएचर क्यों है। हीरो सोचता है कि शायद वो पपीज को लाइक करती है, लेकिन एल्फ गर्ल बताती है कि उसके साथ वाला पप असल में उन स्पिरिट क्रिएचर्स में से एक है जो काफी काशस होते हैं और कभी बैड पीपल को पसंद नहीं करते। तो अगर पप ही उसके इतने क्लोज है तो मतलब वो डिसेंट पर्सन है। और आर्यन उससे सॉरी कहती है। वो उसे स्टोरी बताती है कि कैसे कुछ बैंडिट्स ने एल्फ्स को किडनैप करके स्लेव्स के रूप में बेचने के लिए। हीरो रियलाइज करता है केव के अंदर वाले केजेस किस लिए थे। वो केव चेक करना चाहती है और हीरो कहता है वहां कुछ नहीं मिलेगा। वो उसे अपनी क्वेस्ट पर हेल्प ऑफर करता है, लेकिन वो कहती है अपने बिजनेस से दूर रहो और बिना नाम एक्सचेंज किए चली जाती है। लेकिन हीरो के अंदर वाला गेमर सरेंडर करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो जानता है ये वो इवेंट है जहां वो एक ब्यूटीफुल गर्ल की मदद करेगा और उसे अपनी पार्टी में रिक्रूट करेगा। अगले दिन वो डायमेंशन वॉक यूज करके खुद को डेंस फॉरेस्ट में टेलीपोर्ट कर लेता है जहां एल्फ्स रहते हैं। वहां उसे कुछ ह्यूमन वॉइसेस सुनाई देती हैं। एक ग्रुप ऑन्फ बैंडिट्स एल्फ किड्स को किडनैप कर रहे हैं और उनका लीडर एक स्पॉइल्ड ब्राइट उदान है। उन्होंने 4 एल्फ्स को कैप्चर कर रखा है और जब उनमें से एक उदान को घूरती है तो वो उसे टॉर्मेंट करता है, बेग करवाता है और फिर स्टैबिंग करता है। हीरो ने काफी देख लिया और फ्यूरियस हो जाता है कि बैंडिट्स एल्फ्स को ह्यूमंस से कम समझ रहे हैं। लेकिन बचाने से पहले आर्यन अचानक नोवेयर से ह्यूमंस पर लीप करती है और एक स्ट्राइक में 2 को किल कर देती है। एक बैंडिट उदान को बताता है कि वो डार्क एल्फ है और अगर कैच कर ले तो हाई प्राइस मिल सकता है। तो वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है उसे कैप्चर करने का। वे क्रीपी ग्रिन के साथ उसकी तरफ बढ़ते हैं। वो हैक और स्लैश करके अपना रास्ता बनाती है। वो ज्यादातर बैंडिट्स को डिफीट कर देती है, लेकिन फिर उदान चिल्लाता है मत हिलो अगर चिल्ड्रेन को जिंदा रखना है। देखकर कि वो चिल्ड्रेन को होस्टेज रखे हुए है, आर्यन सिर्फ कर्ज कर पाती है, लेकिन हेल्पलेस है। बैंडिट्स उसे मॉलेस्ट करने की कोशिश करते हैं। अब हीरो का टाइम है शो करने का और हीरो अचानक उदान के पीछे अपीयर होता है। WWE से सीखे मूव से उसे टॉस कर देता है और ट्री में स्लैम कर देता है। आर्यन अब हेल्पलेस नहीं है और ट्वाइस द रेस के साथ बाकी बैंडिट्स को किल कर देती है। वो किड्स को फ्री करने की कोशिश करती है, लेकिन डोर लॉक्ड है। हीरो हेल्प ऑफर करता है। वो अभी भी एरोगेंट है, लेकिन वो कहता है चिल्ड्रेन की सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ एल्फ का पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है और वो बेयर हैंड से लॉक स्नैप कर देता है। किड्स उसे देखकर डर जाते हैं और आर्यन के पास भागते हैं। जैसे वो उन्हें कन्फर्ट करती है तो देखती है कि उन्हें माना ईटर कॉलर्स पहनाए गए थे ताकि वो स्पिरिट मैजिक यूज न कर सकें। आर्यन रियलाइज करती है इसी वजह से कोई एस्केप नहीं कर पाया, लेकिन खुद अभी कॉलर ब्रेक नहीं कर पाती। हीरो अपना एंटी कर्स स्पेल यूज करता है और इंजर्ड गर्ल से कॉलर्स उतार देता है, साथ ही हील भी कर देता है। आर्यन शॉक्ड है और रियलाइज करती है कि कोई नॉर्मल नाइट इतने वाइड रेंज ऑफ स्किल्स नहीं रख सकता। जब वो सोच में बिजी है, हीरो ने सभी चिल्ड्रेन को फ्री कर दिया है और वे अब उसके साथ काफी फ्रेंडली हैं। एल्फ गर्ल फिर एक बर्ड समन करती है जिसका नाम विस्परिंग फाउल है, जो मैसेंजर पिजन और वॉइस रिकॉर्डर की तरह काम करता है और रेस्क्यू चिल्ड्रेन के बारे में मैसेज भेजती है। किसी को आने को कहती है उन्हें विलेज एस्कॉर्ट करने के लिए। जल्दी ही 2 एल्वेन गार्ड्स आते हैं और किड्स को सेफ्टी में ले जाते हैं। हीरो उन्हें बताता है अगर कभी ट्रबल हो तो वो फिर सेव करेगा। आर्यन उसे वियर्ड पर्सन कहती है, लेकिन गुड वे में। वो कहती है वो पहला डिसेंट ह्यूमन है जिससे मिली जो एल्फ्स के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करता और ऊपर से इतने टाइप्स ऑफ मैजिक यूज कर सकता है जिसमें लेजेंडरी टेलीपोर्टेशन मैजिक भी शामिल है। वे दोनों प्रॉपरली खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं और एल्फ गर्ल उसे थैंक्स कहती है मदद और किड्स बचाने के लिए। फिर किसी ने वॉइसमेल बर्ड उसे भेजा और जैसे वो बोलता है हीरो स्टन हो जाता है।
मैसेज दूसरे एल्फ से है जो आर्यन को बताता है कि उसने किडनैप्ड चिल्ड्रेन की लोकेशन ढूंढ ली है और उसे सिटी में ज्वाइन करने और रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करने को बुलाता है। वो थोड़ी देर सोचती है और फिर हीरो से पूछती है क्या वो उसे मर्सेनरी के रूप में हायर कर सकती है, राइट? अवे, वो कहती है, कभी नॉन एल्फ पर ट्रस्ट नहीं किया लेकिन अब चांस लेगी। और हीरो क्विकली डील एक्सेप्ट कर लेता है। वो अपना लॉन्ग रेंज टेलीपोर्टेशन स्पेल गेट यूज करके क्लिफ पर मूव कर जाता है। एल्फ सोचती है ये एबिलिटी उनके मिशन में सबसे हेल्पफुल होगी। वहां से वे सिटी में चलते हैं और डार्क एली में वेट करते हैं एल्फ डांका का, जिसने उन्हें बुलाया था। डांका एक सीरियस गाय है, स्केरी आइज और वेरी साइलेंट वॉयस वाला, और अपने नाम के कंट्रेरी वो डंक मीम्स नहीं बनाता। उसकी कोल्ड गेज हीरो को भी डरा देती है। आर्यन इंट्रोड्यूस करती है लेकिन वो हीरो पर कोई अटेंशन नहीं देता। वो फील करता है लेफ्ट आउट। फिर वे रेस्टोरेंट में जाते हैं प्लान के बारे में और बात करने। वहां हीरो लर्न करता है दोनों एल्फ्स का लास्ट नाम मेपल है, जो उनके सिटी का नाम है ग्रेट कनाडा फॉरेस्ट में। आइस हॉकी एल्फ्स का नेशनल स्पोर्ट है। आर्यन उसे ईट करने को कहती है लेकिन वो ऑफर डिक्लाइन कर देता है क्योंकि अगर फेस दिखा दे तो वे अटैक कर देंगे। एक्सप्लेन करने का चांस भी मिलने से पहले डांका हीरो से बात करने की भी जहमत नहीं उठाता। वो फूड पर फोकस करता है जैसे क्रिटिक हो, और सिर्फ जब पॉन को देखता है तो नाइट पर थोड़ा ट्रस्ट करता है। फिर कहता है उसने चिल्ड्रेन की लोकेशन ढूंढ ली है और नाइट में मूव करेंगे। चूंकि वेट करना है तो हीरो कहता है चोर्स खत्म करके वापस आएगा। वो जाता है बैटल से मिले सामान कैश इन करता है और एल्फ्स से ज्वाइन करने से पहले ईट डिसाइड करता है। अपनी फेवरेट चीजें खरीदता है और डर्टी स्ट्रीट पर बैठकर खाता है, जो अभी भी ज्यादा हाइजीनिक है, ज्यादातर आपके रूम्स से, जहां आप 90% टाइम स्पेंड करते हो। ग्रुप नाइट में लोकेशन पहुंचता है लेकिन उन्हें नोटिस नहीं होता कि एक निंजा क्लोजली फॉलो कर रही है। वे गेट पर कुछ गार्ड्स देखते हैं और आर्यन हीरो से कहती है उन्हें फर्स्ट फ्लोर की विंडोज के बाहर टेलीपोर्ट कर दो। वो डायमेंशन वॉक यूज करता है उन्हें वहां ले जाने के लिए, जबकि वे गेट यूज करने की एक्सपेक्ट कर रहे थे। आर्यन कहती है विंडो से स्नीक इन करेंगे। वो टाइट स्पेस से जाने की कोशिश करती है लेकिन कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जहां इतना थिक होना डिसएडवांटेज है, तो वो होल में फंस जाती है और किसी तरह खुद को स्क्वीज करके अंदर जाती है। हीरो और डांका डायमेंशन वॉक यूज करके अंदर टेलीपोर्ट कर जाते हैं और वो काफी एम्बेरस्ड हो जाती है। वे साइलेंटली नीचे मूव करते हैं और एक रूम ओपन करते हैं जहां बंच ऑफ डेड पीपल हैं जिन्हें रिसेंटली असैसिनेट किया गया है। बिल्डिंग में कोई और भी है तो जल्दी करने के लिए ग्रुप डिसाइड करता है स्प्लिट अप और एल्फ्स सर्च करने का। हीरो डायमेंशन वॉक यूज करके मूव करता है और कीहोल्स से पीक करता है ताकि रूम्स देखकर अंदर टेलीपोर्ट कर सके। वो एक और रूम फुल ऑफ डेड पीपल ढूंढता है और अचानक कोई निंजा नाइव्स उस पर फेंकता है। वो उन्हें डिफ्लेक्ट कर देता है और एक स्मॉल निंजा क्विक फुटवर्क और स्विफ्ट स्ट्राइक से अटैक करती है, लेकिन वो सभी अटैक्स ब्लॉक कर लेता है। हीरो अमेज्ड है निंजा देखकर और ऊपर से उसके कैट ईयर्स और टेल हैं। वो अपनी लक को थैंक्स कहता है आज के लिए। निंजा गर्ल शॉक्ड है सुनकर कि नाइट निंजास के बारे में जानता है। फिर पॉन को देखकर सॉरी कहती है अटैक करने के लिए, क्योंकि स्पिरिट क्रिएचर ने उसे एक्नॉलेज किया है। वो गेस करती है हीरो किडनैप्ड एल्फ्स ढूंढने आया है और बताती है वे बेसमेंट में हैं। उसे हेल्पफुल इंफॉर्मेशन वाले पेपर्स देती है। वो यहां कुछ और के लिए थी लेकिन नहीं मिला तो कुछ बैंडिट्स को किल करके क्वाइटली लिविंग थी। जाने से पहले वो हीरो को बताती है लॉर्ड्स मेंशन में भी 2 एल्फ्स हैं। फिर रूफ्स पर हॉप करके चली जाती है। हीरो सोचता है पॉन को साइड में रखना इस यूनिवर्स में सबसे बेस्ट चीज हुई, और सोचता है वे रियली फ्रेंड्स हैं विद अनदर टाइप ऑफ बेनिफिट। फिर डॉक्यूमेंट्स ओपन करता है और शॉक्ड हो जाता है पढ़कर कि ये एल्फ्स खरीदने के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। उन्हें अपने साथियों को दिखाता है, वे भी शॉक्ड हैं और लर्न करते हैं कि लॉर्ड डेंटो इस एरिया का रूलर किडनैपिंग गैंग लीड कर रहा है। हीरो उन्हें निंजा से जो सीखा वो बताता है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी हिडन रखता है और क्रेडिट लेता है, कहकर किसी से इंटेरोगेट किया। ग्रुप बेसमेंट में स्नीक करने के बारे में सोच रहा होता है जब बैंडिट्स उन्हें ढूंढ लेते हैं, और अब फाइट करके बाहर निकलने के अलावा चॉइस नहीं है। आर्यन अपना स्पेशल मूव फायर ब्लेड यूज करती है
और एक अटैक में बैंडिट्स को कोल में बदल देती है। उसके साथ वे बेसमेंट की तरफ रश करते हैं, जहां स्केर्ड एल्फ गर्ल्स डर से कांप रही हैं। बहुत से लाउड थर्ड्स और बूम्स सुनकर बाहर से हीरो और उसके एल्फ कॉमरेड्स अंदर आते हैं और वो प्रिजन गेट्स को ओपन करता है। जैसे वे क्ले के बने हों, मुड़ जाते हैं। फिर सबको टेलीपोर्ट करके अंदर क्लिफ पर ले जाता है, क्योंकि इस वर्ल्ड में पीपल से ज्यादा क्लिफ्स हैं। हीरो गर्ल्स से माना ईटर कॉलर्स उतारता है और वे इमोशनल होकर थैंक्स कहती हैं। डांका भी फाइनली ट्रस्ट करता है और 2 रिमेनिंग एल्फ्स को रेस्क्यू करने का काम हीरो और आर्यन पर छोड़ देता है। वहीं वो चिल्ड्रेन को विलेज लेकर वापस जाता है। लॉर्ड्स मेंशन नजर में है और हीरो डायमेंशन मूव यूज करके खुद और आर्यन को वहां टेलीपोर्ट कर लेता है। वो कहती है हाईएस्ट प्लेस पर जाओ, क्योंकि लॉर्ड का रूम वहीं होगा। लेकिन जैसे ही वे लैंड करते हैं, गार्ड्स से टकरा जाते हैं, जो उन्हें स्टॉप होने और सरेंडर करने को कहते हैं। हीरो वाइवन स्लैश यूज करता है और टावर में वार्निंग बेल ब्रेक कर देता है, जिससे काफी स्मोक और साउंड हो जाता है और उनका स्नीक इन प्लान रूइन हो जाता है। गार्ड्स पैनिक में इंट्रूडर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हीरो नाइट स्टैच्यूज में सफलतापूर्वक हाइड हो जाता है और वे उसे नहीं ढूंढ पाते। ये गाइस डोराद एक्सप्लोरर से भी ज्यादा ब्लाइंड हैं। एक सर्वेंट लॉर्ड डिंटो उदान के डैड के पास भागता है, जो एल्फ्स के साथ नॉटी टाइम मनाने वाला है। उसे बताता है 2 मॉन्स्टर मेंशन में इन्वेड कर गए हैं। ये उसकी लास्ट बात है, क्योंकि उसके पीछे का डोर हीरो और एरियन की धमाकेदार एंट्री के बाद उदिन उन्हें देखते ही घबरा जाता है और रेंगते हुए भागने की कोशिश करता है। डिनो उन घुसपैठियों का मुकाबला करने की कोशिश करता है, लेकिन एरियन उसे आदमी की सबसे कमजोर जगह पर लात मार देती है और लड़कियों को बचा लेती है। दूसरी तरफ हीरो उदान को दीवार से इतना जोर से पटक देता है कि वो इतना डर जाता है कि बेहोश हो जाता है। लेकिन हमारा हीरो दीवार तोड़कर एक छिपा हुआ कमरा खोल देता है। वो एरियन से भी देखने को कहता है, लेकिन वो लॉर्ड के पीछे अपनी फुटबॉल स्किल्स प्रैक्टिस कर रही है। वो हीरो को इंसानों और एल्फ्स के बीच के शांति समझौते के बारे में बताती है और डीटीओ ने इसे पहले तोड़ दिया था, इसलिए उसे सजा मिलनी चाहिए थी। वो दोनों एल्फ लड़कियों को भी बुला लेती है ताकि वो उस आदमी पर अपना गुस्सा निकाल सकें। और मुझे लगता है डिनो को मेरे कुत्ते की तरह नपुंसक बना दिया गया। कुछ सिपाही अपने लॉर्ड को बचाने आ जाते हैं। हीरो एरियन से कहता है कि वो उन्हें व्यस्त रखे, जबकि वो छिपे कमरे को चेक करता है। वो अपनी फ्लेम सोर्ड से सभी सिपाहियों को हरा देती है और एल्फ लड़कियों को सुरक्षित भागने को कहती है। फिर वो छिपे कमरे में जाती है तो देखती है कि हीरो सोने की ईंटें इकट्ठा कर रहा है। उससे पहले कि वो चोरी के बारे में लंबा लेक्चर दे, हीरो के पास एक प्लान है उसे मनाने का। वो कहता है कि किसी भी संगठन को बनाने में बहुत पैसा लगता है और अगर इंसान अपनी किडनैपिंग गैंग फिर शुरू करना चाहें तो बिना पैसे के वो जल्दी नहीं कर पाएंगे। एरियन उसे मान जाती है और उसके प्लानिंग की तारीफ भी करती है। अचानक विस्फोट पूरे महल को हिला देते हैं और हीरो और एरियन पैसे लेकर जल्दी से निकल जाते हैं, क्योंकि इमारत ढह जाती है। न तो उन्होंने किया था ये, और हीरो सोचता है कि ये शायद बेस्ट गर्ल निंजा का काम है। एरियन के साथ सौदा पूरा हो जाता है और वो उसे पैसा देना चाहती है, लेकिन लगता है कि ये उस खजाने के सामने कुछ भी नहीं जो उसने चुराया। लेकिन सच्चा हसलर हीरो जब 1 मिलियन हो तो भी $1 लेने से नहीं हिचकिचाता। फिर वो पूछती है अगर उसके कोई प्लान नहीं है तो वो उसके साथ एल्फ्स की जमीन पर आ सकता है, क्योंकि उनके कई लोग अभी भी इंसानों के हाथों परेशान थे और उसे मदद चाहिए थी उन्हें बचाने में। हीरो सच में जाना चाहता है और फैंटेसी वाली जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन शक जताता है और पूछता है कि क्या एल्फ्स एक बाहरी को स्वीकार करेंगे। एरियन कहती है कि वो एल्डर्स से अनुमति दिलाने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन हीरो कहता है कि वो अपना कवच नहीं उतार सकता, भले वेरिफिकेशन के लिए जरूरत हो। वो कारण पूछती है और वो टेंशन बढ़ाता है कि हेलमेट उतारने पर वो उसे राक्षस समझ सकती है। जब वो वादा करती है कि कुछ नहीं सोचेगी तो वो बताता है कि वो एक कंकाल है। एरियन हैरान हो जाती है और पूछती है उसके चेहरे के साथ क्या हुआ, लेकिन हीरो उसे नहीं बता सकता कि वो दूसरे दुनिया का गेम कैरेक्टर है। इसलिए वो बस कहता है कि एक दिन वो खुद को ऐसे पाया। वो अपने गेम कैरेक्टर की बैक स्टोरी सुनाता है कि वो एक होली नाइट था जिस पर शाप लगा था और अब पूरे इलाके घूमकर इसका हल ढूंढना था। एरियन अभी भी हैरान है, लेकिन वो कंफर्म कर सकती है कि आर्क अनडेड नहीं है, वरना उसका आत्मा खराब हो जाती और वो हीलिंग और लाइट मैजिक नहीं यूज कर पाता और न ही पॉन उसके इतना करीब होती। और एल्फ योद्धा कहती है कि वो उसे वैसा ही स्वीकार करेगी। एल्फ्स उसका राज छुपाए रखेंगे
और एल्डर को शायद कुछ सुराग मिले अगर समस्या शाप की वजह से थी। हीरो उसका ऑफर मान लेता है और वे साथ यात्रा करने का सौदा करते हैं। वो उसे घने जंगलों से गुजरकर अपनी शहर ले जाती है और ज्यादा उत्साहित हीरो डिमेंशन वॉक यूज करने की कोशिश करता है और एक और चट्टान से नदी के पास गिर जाता है। वे वहां शाम का आराम करते हैं और एरियन अपने लोगों को वॉइसमेल भेजती है कि वो एक मेहमान के साथ लौट रही है। वो अभी भी भूखी है तो हीरो और शिकार करने जाता है और लौटकर देखता है कि वो अन्यथा गंभीर एल्फ लड़की पॉन के साथ लिपटी हुई है और वो उसे चिढ़ाने का मौका नहीं छोड़ता। कुछ दिनों बाद वे एल्फ शहर पहुंच जाते हैं और विशाल लोहे का गेट देखकर हीरो सिर्फ तारीफ कर सकता है। एरियन गेट खोलने को कहती है और हीरो फैंटेसी वाली बात से प्रभावित होता है कि भारी लोहे का गेट उठाया जा रहा है। वो अंदर जाती है और उसे कहती है, यहीं इंतजार करो जब तक एल्डर्स की अनुमति मिल जाए। हीरो शहर के चारों ओर ऊंची लकड़ी की बाट चेक करता है और सोचता है कि एल्फ्स लंबी उम्र जीते हैं तो ये भी काफी पुरानी होगी। लगता है एल्फ्स सिर्फ उम्र बढ़ने में धीमे नहीं हैं। एरियन अनुमति लेने में काफी समय ले रही है और हीरो पोन के साथ खेलता है, तलवारबाजी का अभ्यास करता है और छोटी नींद भी ले लेता है। आखिरकार वो लौटती है और अनुमति मिल गई है उसे अंदर बुलाती है और योद्धा को लगता है कि एल्फ शहर खेतों वाला गांव जैसा दिखता है, लेकिन विशाल फली जैसे घर डिजाइनर ने बनाए लगते हैं। शहर के बीच में विशाल पेड़ था जो शहर के एल्डर का घर और ऑफिस था। एरियन हीरो को एल्डर डिलियन और उसकी पत्नी ग्लेंस के पास ले जाती है जो उसे गर्मजोशी से स्वागत करते हैं और अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए धन्यवाद देते हैं। अब जाकर पता चलता है कि एरियन एल्डर की बेटी थी और उसने कभी कुछ नहीं बताया था। ग्लेनी कहती है कि वो सिर्फ 170 साल की थी जबकि असल में 240 से ज्यादा थी और ये आदत एरियन को परेशान करती है। हीरो हैरान रह जाता है यह कंफर्म करने के लिए कि एल्फ्स सच में बहुत लंबी उम्र जीते हैं क्योंकि वो 30 साल से ज्यादा नहीं दिख रही थी। एल्डर हीरो को एल्फ्स की मदद करने के लिए धन्यवाद देता है, लेकिन फिर अपनी बेटी की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि उसने नोबल के घर पर हमला क्यों किया जबकि उनका मिशन सिर्फ किडनैप्ड एल्फ्स को वापस लाना था। वो सही जवाब नहीं दे पाती, लेकिन हीरो बीच में बोलता है और सब डिटेल्स बता देता है। एल्डर डिलियन कहता है कि वो कल एल्फ एल्डर्स के सम्मेलन में रिपोर्ट करेगा और आर्क द्वारा मिले एल्फ गुलामों के सेल्स कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिखाएगा। अब काम की बात खत्म हो जाती है। ग्लेंस खाना लाती है और सब खाने लगते हैं। हीरो घबरा जाता है कि क्या करे। एरियन कहती है चिंता मत करो और डिलियन कहता है कि उसने उसकी हालत के बारे में सब सुन लिया है और उसके परिवार के तीनों सदस्य उसका राज रखेंगे। हीरो मान जाता है और हिचकिचाते हुए अपना हेलमेट उतार लेता है और कई हफ्तों बाद किसी और के साथ खाता है। अगले दिन वो आरामदायक बिस्तर में बिना कवच के उठता है और पॉन उसके खाली सीने को आराम की जगह बना रही है। जैसे ही हीरो बाहर जाता है, एल्डर्स से पता चलता है कि डिलियन और एरियन पहले ही एल्डर्स के सम्मेलन के लिए चले गए थे। उनके घर के ठीक पीछे एल्विन राजधानी का ट्रांसपोर्ट सर्कल था जो बस एक बड़ा लकड़ी का स्टंप था, साइड में मैजिक क्रिस्टल के साथ, और किसी को टेलीपोर्ट करने के लिए कई एल्फ जादूगर लगते थे। डिलियन और एरियन राजधानी पहुंचते हैं जो गतिविधियों से भरी है और सीधे मुख्यालय जाते हैं जहां बाकी सभी एल्डर्स इकट्ठे हैं। सभी एल्डर्स के चुने हुए चीफ डिलियन से पूछता है कि हाल की किडनैपिंग्स के बारे में क्या पता चला और वो पूरी रिपोर्ट देता है। एल्डर्स सच्चाई जानकर भयभीत हो जाते हैं और सोचते हैं कि इंसानों के खिलाफ युद्ध करने का यह जायज कारण है जैसा 600 साल पहले किया था। लेकिन अब कोई इंसान उस युद्ध को साफ याद नहीं करता क्योंकि एल्फ्स के लिए एक पीढ़ी थी लेकिन उनके लिए लंबा इतिहास। उस युद्ध के बाद उन्होंने एक पैक्ट बनाया था कि एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और अब इंसानों ने इसे तोड़ दिया। लेकिन जल्दबाजी में फैसला अच्छा नहीं होता। एक एल्डर सुझाव देता है कि रोडेन किंगडम को शिकायत भेजें जिसके साथ पैक्ट किया था, लेकिन योद्धा एल्डर कहता है कि उन्हें किसी इंसान को कुछ समझाने की जरूरत नहीं और ऊपर से वो कानूनी चालें चलाकर सेव किए गए बच्चों को बुलाकर नोबल के घर पर हमले के लिए सजा दे सकते हैं। एल्डर्स का चीफ भी इससे सहमत है और ऑर्डर देता है कि किडनैप्ड एल्फ्स के बचाव अभियान जारी रखें, बढ़ी हुई सावधानी के साथ, और इंसानों की गतिविधियों पर भी नजर रखेंगे। एरियन और उसके पिता मीटिंग से लौटते हैं। वो अपनी लापरवाही भरी हरकतों पर दुखी है जो उनकी स्थिति को मुश्किल कर गई, लेकिन डिलियन उसे यकीन दिलाता है कि उसने सही काम किया अपने लोगों को बचाने के लिए। फिर वे दूसरी बातें करने लगते हैं
और एरियन को पता चलता है कि उसकी लड़ाई पसंद करने वाली बड़ी बहन जल्द ही शादी करने वाली है। वो सुनकर हैरान है और अपनी बहन को किसी मर्द के साथ कल्पना भी नहीं कर पाती। जब एवलिन, वो बहन जिसके बारे में बात हो रही थी, अचानक उसे पकड़ लेती है, लिपट जाती है और पिता को नजरअंदाज कर देती है। अपना हिस्सा लिपटने के बाद एवलिन कहती है कि वो एरियन पर गर्व करती है इतने एल्फ्स बचाने के लिए। ये बातें एरियन को अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसकी बहन एल्फ्स की सबसे अच्छी योद्धाओं में से एक थी और एरियन खुद को उस जीनियस से तुलना करके हीन भावना रखती थी। तो वो विषय बदलती है और उसकी शादी के बारे में पूछती है। एवलिन अपनी बहन से पूछती है कि क्या वो किसी को पसंद करती है। वो कहती है उसके जीवन में कोई मर्द नहीं, लेकिन फिर आर्क के बारे में सोचकर लाल हो जाती है और उसकी बहन उसे चिढ़ाती है कि अगर कोई उसे शादी करना चाहता है तो उसे उससे ज्यादा ताकतवर होना पड़ेगा। एरियन कहती है कि बस कह दो कि इस जीवन में उसकी शादी नहीं चाहती और एवलिन जोर से हंसती है। लगता है कि जिस मर्द पर उसकी नजर है उसे अपनी बहन को हराने में आसान समय नहीं मिलेगा। इधर हीरो गांव का चक्कर लगाता है जहां सब उसे शक की नजर से देखते हैं और सिर्फ जिन लड़कियों को उसने बचाया वो ही उसके दोस्त हैं। ग्लेन्स उसे थोड़ा स्पैरिंग करने को कहती है। वे प्रैक्टिस तलवारों से आमने सामने होते हैं और हीरो सोचता है कि क्या यह गृहिणी उसके साथ लड़ने लायक है या नहीं, लेकिन वो कहती है कि उसने एरियन को तलवार की स्किल्स सिखाई थी और वो डार्क एल्फ थी जिसे शानदार शारीरिक क्षमताएं मिली थीं और जो मजबूत लगता था उसे टेस्ट करने की आदत थी और वो अपनी बेटी के साथी को देखना चाहती थी कि वो उसे बचाने लायक मजबूत है या नहीं। हीरो उसके कारण मान लेता है और स्पैरिंग शुरू होती है। ग्लेनी पहला मूव करती है। वो सामने से तेज हमलों से हीरो को दबा देती है और फिर पीछे आकर गिरा देती है। वो जमीन पर गिर जाता है और वो अपनी ब्लेड उसकी तरफ तान कर कहती है कि उसके मूवमेंट्स नौसिखिए जैसे थे और सुधार के टिप्स देती है। वो कहती है उठो राउंड 2 के लिए और हीरो उत्साहित है असली लड़ाई के स्किल्स एक्सपर्ट से सीखने के लिए। हंसमुख और हानिरहित दिखने वाली गृहिणी उसे सबसे अपमानजनक तरीके से 100 बार हरा देती है, लेकिन वो फिर भी उठता है और सामना करता है। आखिरकार वो सोचता है कि उसे सरप्राइज करने का मौका मिल गया है डायमेंशन वॉक से, लेकिन उसके पीछे पहुंचने के बावजूद वो इतनी तेज है कि बिना किसी मुश्किल के उसे गिरा देती है। लेकिन इतनी कुशल होने के बाद भी अब वो सिर्फ गृहिणी है और डिनर के लिए क्या बनाए इसकी चिंता करने लगती है। वो हीरो को धूल में लेटा छोड़ जाती है जहां वो कहता है कि हाई स्टेट्स सब कुछ नहीं और असली लड़ाई का अनुभव सबसे कीमती चीज है। घर लौटकर पता चलता है कि एल्फ्स के घर में स्नान घर है और वो सच में उसमें जाना चाहता है। वो पॉन को साथ ले जाता है, उसे नहलाता है और खुद पानी में डुबकी लगाता है हड्डियों को झकझोरने वाले आनंद के लिए। क्योंकि इस दुनिया में स्नान दुर्लभ और लग्जरी चीज थी, ये यहां उसका पहला अनुभव था और उसकी हड्डियां काफी अच्छा महसूस कर रही थीं। जैसे वो अपने पालतू के साथ स्नान का मजा ले रहा है, अनजान एरियन भी घर लौट आती है और बाथरूम में चली जाती है बिना चेक किए कि कोई है या नहीं। और सुविधाजनक रूप से बाथरूम में कोई दरवाजा नहीं, क्योंकि प्राइवेसी की किसे चिंता है। वो टब में कंकाल देखकर शॉक हो जाती है और हीरो की बात नहीं सुनती कि वो वही है और उसे उड़ा देती है। डिनर टेबल पर दोनों शर्मिंदा हैं क्योंकि एक दूसरे को बिना कपड़ों देख लिया, लेकिन हीरो को फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि उसके पास छुपाने को कुछ नहीं। फिर डिलियन आता है और हीरो से बात शुरू करता है कि एल्डर्स ने क्या फैसला लिया। वे उसे हायर करना चाहते थे एरियन की मदद के लिए किडनैप्ड एल्फ्स बचाने में, और उनके पास इतना पैसा नहीं था किसी अमीर जैसे उसे देने के लिए, तो उन्होंने कुछ कीमती जानकारी ट्रेड करने का फैसला किया जो उसके शाप तोड़ने में मदद कर सकती थी। डिलियन बताता है कि लॉर्ड्स क्राउन के पास एक गर्म पानी का सोता था जो डुबकी लगाने वालों के सभी शाप तोड़ देता था। हीरो पूछता है कि लॉर्ड्स क्राउन क्या है और एल्फ लंबी कहानी सुनाता है कि दुनिया में कई तरह के ड्रैगन जैसे जीव थे और सबसे मजबूत ड्रैगन लॉर्ड्स थे। लॉर्ड्स क्राउन एक दुर्लभ तरह का बड़ा पेड़ था जो जहां ड्रैगन लॉर्ड अपना घर बनाता था वहां उगता था और स्पिरिट्स की बड़ी संख्या वहां रहती थी जो इसके पत्तों और फलों को चमत्कारी क्षमताएं देती थीं। लेकिन अंदर जाना बहुत जोखिम भरा था। अगर कोई स्पिरिट्स को परेशान करता तो ड्रैगन लॉर्ड का गुस्सा जग जाता। वो कहता है कि लॉर्ड्स क्राउन में जाना इंसानों के लिए खतरनाक है, लेकिन एल्फ्स स्पिरिट्स से अनुमति लेकर अंदर जा सकते हैं और वो हीरो के लिए भी व्यवस्था कर सकते हैं। डिलियन पूछता है कि जानकारी पेमेंट के लिए काफी थी या नहीं, और हीरो कहता है कि इससे ज्यादा काफी थी। लेकिन बेड पर लेटकर वो सोचता है कि क्या वो वाकई शापित था या नहीं।
जो कहानी उसने सबको सुनाई थी वो रोल प्लेइंग गेम में डाला गया रैंडम कैरेक्टर डिटेल थी। लेकिन वो सोचता है कि क्या वो सच थी। फिर सोचता है अगर शाप था तो वो अपने एंटी शाप जादू से साफ कर सकता था, जो मध्यम रैंक के शापों के खिलाफ असरदार था। वो ज्यादा ताकतवर जादू भी जानता था, लेकिन वो अनडेड को नुकसान पहुंचाते थे और वो रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो हीरो डिसाइड करता है अपने हाथ पर एंटी शार्प ट्राई करने का, और आश्चर्यजनक रूप से जादू काम करता है और उसका हाथ इंसानी हाथ बन जाता है। वो हैरान होकर जोर से चिल्लाता है, लेकिन प्रभाव 5 सेकंड में गायब हो जाता है और हाथ फिर हड्डी बन जाता है। हीरो बार बार ट्राई करता है क्योंकि रात में उसे अपना दायां हाथ बहुत जरूरी था, और पूरे रात जादू करते रहने और वही नतीजा पाने के बाद वो थक जाता है। अगले दिन वो और एरियन सुबह जल्दी रोडेन किंगडम की राजधानी के लिए निकल पड़ते हैं, एल्फ बिक्री अनुबंधों में नाम लिए गए लोगों को ढूंढने। वो सिर्फ पिछली रात के बारे में सोच सकता है और कंफर्म कर चुका है कि वो कंकाल शाप की वजह से था, जो विषैले एक्स की तरह बार बार लौट आता है, चाहे कितनी बार साफ करे। जैसे ही वे जंगलों से बाहर निकलते हैं, हीरो को झील के पास विशाल ड्रैगनफ्लाई मॉन्स्टर्स अटैक करते हैं और वो डर के मारे भागने लगता है। एरियन उसे बचा लेती है और एक रेस्तरां ले जाती है, जहां वे अगले दिन के प्लान पर चर्चा करते हैं। वो बताती है कि राजधानी पहुंचने का आम तरीका था जंगल के चारों ओर गाड़ी लेना, लेकिन उन्हें तेज पहुंचने के लिए बस जंगल पार कर जाना चाहिए। एक वेट्रेस उनकी बात सुन रही है और कहती है जंगल से मत जाओ क्योंकि खतरनाक है हॉन्टेड वॉल्व्स नाम के मॉन्स्टर्स के झुंड की वजह से। वे क्षेत्र में हाल ही में आए थे, लेकिन लोगों पर हमला कर रहे थे और सिपाहियों ने उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं किया। एरियन हॉन्टेड वॉल्व्स सुनते ही सोच में डूब जाती है, लेकिन फिर कहती है कि वो उनके लिए समस्या नहीं है, तो वे जंगल से जाते हैं। और हीरो पूछता है कि हॉन्टेड वॉल्व्स के बारे में सुनकर वो इतनी चिंतित क्यों थी। एरियन बताती है कि हॉन्टेड वॉल्व्स की पूंछ का बाल एल्वेन परंपरा में दुल्हन के घूंघट में यूज होता था और इसे दुल्हन को सबसे अच्छा तोहफा माना जाता था, और चूंकि उसकी बहन की शादी पास है वो उसे गिफ्ट करना चाहती है। वॉल्व्स भी अपनी पूंछ कटवाने के लिए उतावले लगते हैं और अचानक चारों तरफ से हमला कर देते हैं। हीरो एक वॉल्व को काट देता है, जो वैसे ही गायब हो जाता है जैसे मेरा आत्मसम्मान। जब भी 4 से ज्यादा लोग उसे देखते दिखते हैं तो हीरो समझ जाता है कि वो वुल्फ्स सिर्फ इल्यूजन थे। भले ही वो चारों तरफ से हमला कर रहे हों, लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा कि इनमें से कोई रियल है या नहीं। वो उनकी संख्या से ओवरवेल्म हो रहा है। तभी उसे याद आता है कि ये हॉन्टेड वुल्फ्स इंटेलिजेंट क्रिएचर्स थे जो पैक्स में अटैक करते थे। उनका कॉमन टैक्टिक मजबूत ओपोनेंट्स से लड़ने के लिए इल्यूजनरी क्लोन्स यूज करना था। उनके इंटेलिजेंट बॉस के अंडर जो उन्हें विक्ट्री दिलाता था। लेकिन जबकि हीरो स्ट्रगल कर रहा है, एरियन पूरी सिचुएशन कंट्रोल में है। एक बंच वुल्फ्स उसके ऊपर अटैक करते हैं, तो वो फायरबॉल यूज करके एक इल्यूजन को शूट डाउन कर देती है, और जैसे ही वो जंप करते हैं उसके बाद वो अर्थ स्पाइक्स यूज करके सारे इल्यूजन्स में से एक रियल वुल्फ को पकड़ लेती है। हीरो फिर से याद दिलाया जाता है कि उसके पास बैटल एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है, भले ही उसके स्टैट्स इतने हाई हों कि वुल्फ्स का बाइट भी उसके आर्मर में कोई डेंट नहीं बना पा रहा। चूंकि वो एरियन की तरह फाइट नहीं कर सकता, इसलिए वो बॉस को टारगेट करके बैटल जल्दी खत्म करने का डिसाइड करता है। बॉस उन्हें एक क्लिफ से देख रहा है, और अगर आपके पास स्पेयर टाइम हो तो काउंट कर सकते हो कितने क्लिफ्स यहां हैं। हीरो डायमेंशन वॉक यूज करके उसके पीछे स्नीक हो जाता है। जैसे ही वो वुल्फ बॉस पर अटैक करता है, वो जंप करके अटैक डॉज कर जाता है। हीरो बॉस की लेग पर सेम ब्लैक एंड रेड रिंग देखता है जैसे उसने टॉट जिला पर देखी थी, तो वो थ्योरी टेस्ट करने का डिसाइड करता है स्टिल होकर, और बॉस को पीछे से अटैक करने देता है। जैसे ही वुल्फ करता है, हीरो क्लोक से फायर अटैक यूज करता है, फिर स्वॉर्ड स्विंग करके रिंग को स्लैश कर देता है। जैसे ही रिंग ब्रोकन होती है, बॉस सेंस में वापस आ जाता है। वो हाउल करता है, पैक को कॉल बैक करता है और वो घर की तरफ रश करते हैं। एरियन ऊपर चढ़कर देखने आती है और ठीक टाइम पर रिंग डिसअपियर होते देखती है। वो शॉक्ड है, लेकिन हीरो समझ जाता है क्या चल रहा है। वो उसे टॉयला के बारे में बताता है जो सेम रिंग पहने था, और इससे ज्यादा कुछ है मॉन्स्टर्स के फैशन में इंटरेस्टेड होने से। मॉन्स्टर्स उन एरियाज में आ रहे थे जहां उन्हें बिलोंग नहीं करना चाहिए था और लोगों पर अटैक कर रहे थे, प्रोबेबली रिंग्स की वजह से। रिंग्स की बात साइड रखते हुए एरियन हीरो से कहती है 1 मिनट वेट करो। वो वुल्फ्स से टेल फर कलेक्ट कर रही है जो उसने स्लैन किए हैं अपनी सिस्टर के गिफ्ट के लिए। हीरो एरियन के स्किनिंग जॉब खत्म करने का वेट कर रहा है। जब पॉन कुछ नोटिस करता है,
और रन अवे कर जाता है। हीरो उसके पीछे फॉलो करता है और एरियन को कहता है यहां वेट करो। वो फॉक्स को फॉरेस्ट के थ्रू चेस करता है। एक कैरेज फॉरेस्ट के रोड पर पास हो रही है और अंदर रोडेन किंगडम की प्रिंसेस यूरियाना है। वो डिप्लोमेटिक मिशन पर एल्व्स से मिलने जा रही है रीसेंट किडनैपिंग्स के बारे में। वो श्योर है कि उसके एल्डर ब्रदर डेकर्स स्लेव ट्रेड में इन्वॉल्व्ड था और वो ईस्टर्न होली एम्पायर से बैक्ड भी था। दूसरी साइड उसके एल्डेस्ट ब्रदर सेक्ट बहुत एम्बिशियस था। ट्रोन का हेयर बनने के लिए कुछ भी कर सकता था। वो वेस्टर्न एम्पायर से सपोर्ट ले रहा था। दोनों ब्रदर्स पावर के लिए कंटेंडिंग थे और हर दिन ज्यादा रेस्टलेस हो रहे थे। प्रिंसेस अपनी सेफ्टी की चिंता करती है और होप करती है कि इस ट्रिप पर सब राइट जाएगा। वो खुद को जिंक्स कर लेती है जैसे ही वो ये कहती है और उसका कैरेज अटैक हो जाता है एक बंच असासिन्स द्वारा। कैरेज के अंदर मेड यूरियाना को सेफ रख रही है, लेकिन फिर अचानक रुक जाती है। वे रियलाइज करते हैं कि सारे गार्ड्स डेड हैं और वे सराउंडेड हो चुके हैं। एक अटैकर डोर ओपन करता है और मेड प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करने की ट्राई करती है। डैगर से लिप करती है, लेकिन वो उसे स्लैश कर देता है और उसकी लाइफ खत्म कर देता है। यूरियाना पैनिक हो जाती है और अपनी मेड को चेक करने रश करती है। अटैकर उसे हार्ट के थ्रू स्टैब कर देता है और उसके लिए भी गेम ओवर। उसके एस्कॉर्टिंग सोल्जर्स में से एक भी कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व्ड था। वो असैसिन्स को कहता है कॉर्प्सेस लूट लो और इसे बैंडिट्स का काम दिखाओ। वे हंसते हैं कि इस मिशन के बाद वे रिच हो जाएंगे। पॉन सोल्जर्स के फेस पर जंप करता है। वो वंडर करता है कि ये फ्यूरियस लुकिंग क्रिएचर क्या था। वो डिसाइड करता है इसे बस किल कर दो, लेकिन मेनेसिंग हीरो उसके पीछे आ जाता है। उसके हैंड्स को इतनी टाइट ग्रिप करता है कि बोन्स क्रैकिंग की आवाज सब सुनते हैं। हीरो सोल्जर को साइड टॉस कर देता है और घुटनों पर बैठकर इंजर्ड गर्ल को देखता है। वो सोचता है ये रिच फैमिली की डॉटर लगती है। अटैकर्स सोचते हैं उसने उन्हें प्रिंसेस को किल करते देखा है। वे फायर और स्टोन बुलेट्स से अटैक करते हैं, लेकिन हीरो कुछ फील भी नहीं करता। वो बस वंडर करता है कि क्या डेड गर्ल को रिवाइव करना चाहिए उसके इंसेंस स्किल्स से। अगर गेम होता तो गुड डीड माना जाता और रिवॉर्ड मिलता, लेकिन रियलिटी में डेड पर्सन को लाइफ में लाने के बारे में वो श्योर नहीं है। हीरो अटैक्स तब नोटिस करता है जब वे रुक जाते हैं। वो टर्न अराउंड करके देखता है अटैकर्स स्क्रीमिंग कर रहे हैं। हॉन्टेड वुल्फ्स उन पर पाउंस कर रहे हैं। वुल्फ बॉस ह्यूमंस पर रिवेंज लेने आया है और हीरो को थैंक करने के लिए, क्योंकि उसने पहले उसे इंसैनिटी से सेव किया था। वो वुल्फ्स से ज्वाइन करके ह्यूमन ट्रैश को जल्दी रिड ऑफ करने का डिसाइड करता है। कुछ असॉसिन्स भागने में सक्सीड कर जाते हैं, लेकिन बाकी किल्ड हो जाते हैं। वुल्फ बॉस अपना मिशन पूरा करके पैक के साथ लीव कर जाता है। अब कोई आसपास नहीं है तो हीरो डिसाइड करता है अपना सुपर हाई लेवल स्किल रिजेनरेशन यूज कर ले, जिससे वो डेड प्रिंसेस को लाइफ में वापस लाता है। हीरो ग्लैड है कि स्किल काम कर गया। वो पॉन को टास्क देता है गर्ल पर वॉच करने का, जबकि वो बाकी डेड को हेल्प करता है। वो मेड और कुछ सोल्जर्स को सेम स्किल से हील कर पाता है, लेकिन एक इतना बैडली इंजर्ड है कि स्किल कुछ नहीं कर पाता। हीरो अपना बेस्ट ट्राई करता है सबको सेव करने का और रिजेनरेशन स्किल की ब्राइट लाइट एरिया को फील करती है। प्रिंसेस आंखें खोलती है एक पल के लिए। वो वंडर करती है कि सामने खड़ा मैन इन जेल था, फिर से फेंट हो जाती है। बाद में वो वेकअप होती है जब क्राइंग मेड उसे शेक करती है और बताती है कि दोनों अभी भी अलिव हैं बिना एक स्क्रैच के। कुछ सोल्जर्स डेड थे, लेकिन बाकी को मैजिक से लाइफ में लाया गया। प्रिंसेस श्योर है कि वे सिर्फ इंजर्ड नहीं थे। उसके डैमेज्ड क्लोथ्स पर ब्लड प्रूफ है कि वो किल्ड हो चुकी थी, लेकिन गॉड का मिरेकल ने उन्हें सेव किया। वो अपने मेन को असेंबल करती है और ग्लोज करती है। उन्हें पेप टॉक देती है कि किसी ने किल करने की साजिश की थी, लेकिन गॉड की मर्जी से मिरेकल ने सेव किया। वो इसे डिवाइन सिग्नल मानती है कि वे मिशन कंप्लीट करने के लिए डेस्टिन्ड हैं। वो सोल्जर्स को पंप अप करती है कि वे तुरंत डेस्टिनेशन पर राइड करेंगे और कुछ भी उन्हें रोक नहीं सकता। हीरो बुशेस से पूरा ड्रामा देख रहा है। वो रियलाइज करता है कि गर्ल प्रिंसेस थी। वापस जाते हुए वंडर करता है कि क्या रिवाइविंग करके ज्यादा कर दिया। श्योर है कि ये हिस्ट्री चेंज करने वाला मोमेंट हो सकता है। वो एरियन के पास लौटता है। सब पाता है कि उसने जॉब खत्म कर लिया है और सिस्टर के वेल के लिए काफी फर कलेक्ट कर लिया। एरियन पूछती है क्या हुआ, लेकिन हीरो ज्यादा नहीं बताता। कहता है कुछ स्पेशल नहीं था। उसके साथ वे जर्नी रिज्यूम करते हैं और कैपिटल सिटी के मार्केट प्लेस पहुंच जाते हैं। जब कोई एक मैन को हीरो पर थ्रो करता है, वो टर्न अराउंड करता है और देखता है एक किड कई मैन से सराउंडेड है। वे अटैक करते हैं तो वो एक की आंखों में पोक करती है और बाकियों को टॉन्ट करती है एक साथ आओ। हीरो सोचता है पुअर गर्ल को हेल्प करनी चाहिए,
लेकिन एरियन कहती है कोई जरूरत नहीं। वो प्रूवन राइट होती है क्योंकि यंग गर्ल आसानी से मैन को ब्लास्ट अवे कर देती है। हीरो इम्प्रेस्ड हो जाता है, लेकिन फिर गर्ल उसे देखती है। वो थोड़ा वरीड हो जाता है कि वो फाइट पिक करेगी। इसके बजाय वो पोलाइटली ग्रीट करती है और कहती है फिर से मिलना अच्छा लगा। हीरो रियलाइज करता है कि ये वो बीस्ट गर्ल निंजा थी जिससे डिंटो में एल्व्स रेस्क्यू करते समय मिला था। गर्ल कहती है एल्व्स सेव करते समय तू एक्सीलेंट था और मैं भी तुझसे कुछ बात करना चाहती हूँ। एरियन पूछती है ये गर्ल कौन है और उसे हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन का पता कैसे चला। हीरो बताता है ये वही थी जिसने डिंटो में किडनैप्ड एल्व्स की लोकेशन दी थी। गर्ल खुद को चॉम ऑफ विद जिनिन क्लैन इंट्रोड्यूस करती है और कहती है वो अपने हिडन विलेज में टॉप 6 निंजास में से एक है। उनकी कन्वर्सेशन के लिए ग्रुप एक रूम बुक करता है जहां हीरो का इनर वीब बाहर आ रहा है। वो सोच रहा है कि रियल फरी निंजा फैंटेसी का पीक है। फिर सब फॉर्मली इंट्रोड्यूस करते हैं। चॉम सीधे पॉइंट पर आती है पूछते हुए कि हीरो ने उसे पहली बार निंजा क्यों कहा, क्योंकि वो जानता है निंजास क्या हैं, लेकिन वो अंदर वर्ल्ड से है ये नहीं बताता। इसके बजाय कहता है उसके कंट्री में स्पाइस और असैसिन्स ऐसे ही ड्रेस करते हैं और उन्हें भी निंजास कहते हैं। चॉम सोचती है हीरो उसी कंट्री से है जहां उनके ग्रेट फाउंडर 600 साल पहले आए थे और अब लेजेंड हैं। हीरो रियलाइज करता है निंजास का फाउंडर भी जापान से था और आइस गेट के बाद कल्ट शुरू किया होगा। एरियन चॉम से पूछती है कि तू हीरो से क्या बात करना चाहती है। निंजा गर्ल ग्लूमी हो जाती है और कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। बीस्टमैन एल्व्स जैसा ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ह्यूमंस उन्हें किडनैप करके स्लेव्स के रूप में सेल कर रहे हैं। चॉम और दूसरे निंजास उन्हें सेव करने के मिशन पर हैं और कुछ बिग प्लान कर रहे हैं जिसके लिए एक्स्ट्रा पावर चाहिए। वो डेस्परेट है और कहती है किडनैप्ड एल्व्स की इंफॉर्मेशन पेमेंट में दूंगी। लेकिन हीरो कहता है अभी एल्व्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हूं, उनकी अप्रूवल चाहिए अनदर जॉब के लिए। चॉम सैड हो जाती है, लेकिन एरियन पूछती है क्या तू यंग एज से अपनी पीपल को सेव करने के लिए ट्रेंड थी। निंजा गर्ल कहती है हाँ ये मेरा सोल मिशन था। एरियन फील करती है दोनों सेम हैं। इस सॉलिडेरिटी में वो हेल्प करने को सहमत हो जाती है क्योंकि वो अपनी पीपल को हेल्प करने की फीलिंग जानती है। वो चॉम से पूछती है प्लान क्या है। चॉम उन्हें एक्शन साइट पर ले जाती है फॉरेस्ट के थ्रू। हीरो पूछता है क्या तुम्हारा फाउंडर भी बीस्टमैन था। चॉम कहती है नहीं वो अंदर कंट्री का ह्यूमन था, नाम हांजो। वो एम्पायर का स्पाई था, लेकिन बीस्ट पीपल के इनजस्टिसेस देखकर हेल्प करने लगा। कुछ को स्टूडेंट्स बनाया और जिनिन क्लान फाउंड किया। हीरो शॉक्ड हो जाता है हटोरी हांजो का नाम सुनकर। अब डाउट्स कंफर्म हो जाते हैं, वो जापान से था। वो जेलस है कि कोई उससे पहले आया और लेजेंड बन गया। चॉम उसे स्ट्रेंज देखती है, लेकिन एरियन कहती है कभी कभी फैंटेसी डिजीज के फिट्स आ जाते हैं। फिर वे दूसरे क्लिफ पर पहुंचते हैं जहां से किंगडम का लार्जेस्ट स्लेव मार्केट दिखता है, जो वेल गार्डेड फोर्ट्रेस जैसा है। बस प्लान है इसे अटैक करके अंदर के किडनैप्ड पीपल को फ्री करना। लेकिन चॉम कहती है ये स्लेव ट्रेड का सेंटर है, अटैक किया तो रिइंफोर्समेंट्स जल्दी आ जाएंगे, इसलिए फास्ट रहना होगा। हीरो और एरियन को स्विफ्टली और फ्लैशली अटैक करके फास्ट रन अवे करने को कहती है, वरना डेंजरस हो सकता है। चॉम कहती है इस मिशन में सब एस्केप नहीं कर पाएंगे। हीरो समझ जाता है ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। चॉम कंफर्म करती है कि बीस्टमैन निंजा सिटी में पोजीशन हो चुके हैं और 4 अन्य स्लेव मार्केट्स पर एक साथ अटैक करेंगे। अटेंशन सबसे बड़े मार्केट पर आएगा, दूसरे प्लेसेस में सबको बेहतर एस्केप चांस मिलेंगे। एरियन कहती है प्लान टू रेकलेस है, लेकिन चॉम डिटरमिन्ड है खुद और कई दूसरों को सैक्रिफाइस करने के लिए, अगर इससे दूसरे लोगों को सेव किया जा सके। वो ट्रस्ट करती है हीरो और एरियन कैजुअलिटीज कम करेंगे। हीरो कहता है हम अंत तक उनके साथ फाइट करेंगे। निंजा गर्ल रिलेक्टेंट है, लेकिन हीरो बताता है वो टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज कर सकता है। वो शॉक्ड होती है और हीरो कहता है बैक देन देखा होता तो पता चलता। ये गुड न्यूज है। चॉम सोचती है इस रेट पर सबको सेव कर सकते हैं। वो दूसरों को इन्फॉर्म करती है, कहती है आज रात मार्केट अटैक करेंगे, प्रिपेयर हो जाओ, और ट्रीज पर हॉप करके लीव कर जाती है। हीरो भी सोचता है प्रिपेयर करना चाहिए, प्रिपरेशन से मतलब खाना खाने से है। उसके बाद एक और चीज करना चाहता है, सिली मास्क पहनना, ताकि डेकोय के रूप में स्टैंड आउट करे। एरियन हेलोवीन की फैन नहीं है और कहती है आइडिया सिली है। न तो वो ना पॉन इम्प्रेस्ड है मास्क देखकर। जैसे वे बात कर रहे हैं, चॉम आती है एक दूसरे निंजा के साथ, जो माउंटेन ऑफ मसल है नामगान। हीरो शॉक्ड होता है सुनकर, नाम जापान के फेमस निंजा जैसा है। वो चॉम से पूछता है क्या ये रियल नेम्स हैं।
पता चलता है ये सिर्फ टाइटल्स हैं स्किल्ड वॉरियर्स को दिए गए। हीरो कंफर्म करता है दोनों जापान की लेजेंड्स के नाम पर हैं। वो होप करता है नारुतो या सासुके से भी मिले। गान एब्सेंट माइंडेड और अग्रेसिव लुकिंग है। वो हीरो को स्टेयर करता है, फिर दोनों सडनली रेसलिंग में एंगेज हो जाते हैं। गर्ल्स सोचती हैं फाइट हो रही है, लेकिन ये मेन फ्रेंड्स बनने का तरीका है। दोनों लाफिंग शुरू कर देते हैं और एक दूसरे की स्ट्रेंथ की तारीफ करते हैं। मिडनाइट हो जाता है, प्लान कैरी आउट करने का टाइम। एरियन और चॉम बैक डोर से स्नीक इन करेंगे। हीरो और गान फ्रंट से ओपनली अटैक करके सारा अटेंशन ड्रॉ करेंगे। वे स्प्लिट हो जाते हैं। दोनों बल्कि मैन स्लीपी गार्ड्स को हेड ऑन अप्रोच करते हैं। वे एक को बीस्टमैन पहचानते हैं, लेकिन स्ट्रेंज मास्क क्रिएचर से कंफ्यूज्ड हैं। वे स्टॉप कहते हैं, लेकिन हीरो और गान क्लोज आते हैं तो फ्लैशी होने का टाइम। मस्कुलर निंजा अर्थ स्टाइल निंजुत्सु यूज करके शोल्डर पर रॉक स्पाइक्स बनाता है और हीरो की हेल्प से डोर ब्लो अवे कर देता है। सारे सोल्जर्स रनिंग आ जाते हैं। हीरो उन्हें पंच अवे करता है जैसे छोटे डॉल्स हों। गान दूसरे जुत्सु से बॉडी स्टील में टर्न कर लेता है। सोल्जर्स के वेपन्स ब्रेक कर देता है। सोल्जर्स दो मॉन्स्टर्स से डरकर स्टेप बैक ले लेते हैं। हीरो चांस लेता है निंजा को वन अप करने का। वो स्किल रॉक बुलेट यूज करता है जो रॉक कैनन जैसा है। सोल्जर्स को क्रश कर देता है और मैनेक की तरह लाफ करके उन्हें टेरराइज करता है। निंजा रॉक स्पीयर स्ट्राइक यूज करता है, ग्राउंड पंच करके क्रैक करता है और रॉक स्पाइक्स निकालता है। हीरो बहुत कॉम्पिटिटिव है, बेहतर करना चाहता है। वो मैजिक रॉक फांग यूज करता है। जायंट रॉक फांग्स ग्राउंड से बाहर आते हैं, लेकिन फिर उनकी अर्थ मैजिक्स कंबाइन हो जाती हैं और एक दूसरे पर बूस्टिंग इफेक्ट देती हैं। स्पाइक्स हर जगह उग आए और पूरे इलाके को पूरी तरह नष्ट कर दिया। वे खुद के बनाए मलबे में दब गए। इस बीच एरियन, पॉन और चोम बैकडोर तक पहुंच चुके थे। जब वे देखते हैं कि दोनों आदमी क्या शो कर रहे हैं, तो वे कंफ्यूजन का फायदा उठाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। वे एक लॉक डोर के पास पहुंचते हैं और निंजा गर्ल अपनी लॉक पिकिंग स्किल से उसे जल्दी खोल देती है। वे फोर्ट्रेस में चुपके से घुस जाते हैं। सोल्जर्स फ्रंट गेट की तरफ दौड़ रहे थे। पॉन को कुछ सोल्जर्स दिखते हैं और उन पर हमला करने से पहले चोम पानी का निंजुत्सु यूज करती है। वो अपने पानी के अटैक को वॉल्व्स में बदल देती है जो सोल्जर्स को मार देते हैं। अधिक सोल्जर्स उनकी तरफ दौड़ते हैं। अब एरियन की बारी थी। वो अपनी फायर स्वॉर्ड मैजिक से उन्हें जला देती है। वे बेसमेंट तक पहुंचते हैं जहां बीस्टमैन को चेन करके जेल में रखा गया था। चोम उन्हें फ्री करती है। वे पूछते हैं वो कौन है। जब वो कहती है कि वो गिनिन क्लैन से है, तो वे अचानक ज्यादा उम्मीद भरे और एनर्जेटिक हो जाते हैं। वो जेल अनलॉक करती है और फ्री बीस्टमैन को बताती है कि उसकी मदद करो, जबकि एरियन आने वाले सोल्जर्स को फ्रंट गेट पर रोक रही थी। दोनों आर्क और गन मलबे में दब गए थे, लेकिन अपनी डिफेंस मैकेनिज्म से सुरक्षित बाहर निकल आए। जब वे लड़कियों की मदद करने के बारे में सोचते हैं, तो वे पहले ही अपना मिशन पूरा करके बाहर आ चुकी थीं। वे उन्हें बताते हैं कि सभी फ्री बीस्टमैन अब हॉल में गार्ड कर रहे हैं। अब सिर्फ बैक बिल्डिंग को रेड करना बाकी था। गन वॉलंटियर करते हैं कि वे रियर गार्ड रहेंगे सोल्जर्स को रोकने के लिए, जबकि बाकी आगे जाते हैं रास्ते में गार्ड्स को मारते हुए। वे डोर्स अनलॉक करते हैं एक अंडरग्राउंड प्रिजन में और लोगों को फ्री करते हैं। एक सेल बहुत बदबूदार थी। जब चोम अंदर जाती है तो देखती है कि उसमें उसके मरे हुए रिलेटिव्स का ढेर था। दूसरे बीस्टमैन बताते हैं कि घायल और बीमार को बेचा नहीं जा सकता था, तो ऐसे ही छोड़ दिया गया था। सभी रोते हैं। आर्क भी फ्यूरियस हो जाता है, लेकिन पहले सर्वाइवर्स को इस जगह से बाहर निकालने का फैसला करता है। मर्निंग डेड के बाद सभी फ्री किए लोग इकट्ठा हो जाते हैं। आर्क गेट यूज करके उन्हें टेलीपोर्ट कर देता है। जब सभी सुरक्षित इवैक्यूएट हो जाते हैं, तो चोम को पता चलता है कि दूसरे लोकेशंस में भी मिशन सफल रहा। अब आर्क प्लान करता है कि फोर्ट्रेस वापस जाकर बिजनेस खत्म करे। वो गन के पास टेलीपोर्ट करता है जो अभी भी ग्राउंड होल्ड कर रहा था, भले ही सीवियरली इंजर्ड था। वो कहता है कि साथ मिलकर ह्यूमन फिल्थ को वाइप आउट करें, और वे अपने कॉम्बो यूज करते हैं। रॉक फांक और अर्थ स्पीयर के मूव से पूरे स्लेव मार्केट को नष्ट कर देते हैं, उसे आग लगा देते हैं। एरियन और चोम दूसरे क्लिफ से इसे देख रही थीं। फिर आर्क उन तक टेलीपोर्ट करके वापस आता है। वो पहले के डेड बॉडीज भी ले आता है जिन्हें पहले कैरी नहीं कर पाए थे। एरियन उन्हें क्रिमेट करती है ताकि उन्हें प्रॉपर फ्यूनरल मिले। बॉडीज जलती हैं तो उनकी स्पिरिट्स फ्री होकर आसमान में उड़ जाती हैं। चोम कसम खाती है कि वो और भी स्ट्रांग बनेगी ताकि कोई और इस तरह न सहे। मिशन पूरा हो चुका था, सब चले गए। आर्क और गन फिर से रेसलिंग करके अपना बॉन्ड स्ट्रांग करते हैं। लड़कियां अपनी लोगों को ऑपरेशन से फ्री करने की बात करती हैं।
अगले दिन वे कैपिटल में बोटिंग करते हैं। वहां निंजास उन्हें प्रॉमिस्ड इंफॉर्मेशन देते हैं। चोम कहती है कि जिन लोगों ने एल्फ्स को स्लेव्स के रूप में खरीदा था वे उन्हें हॉली एम्पायर ऑफ द ईस्ट ले गए। एरियन हॉली एम्पायर का नाम सुनकर सीरियस मोड में आ जाती है। वो डाना और दूसरों को वॉइसमेल बर्ड से नई इंफॉर्मेशन बताती है। फिर आर्क के साथ एम्पायर की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में वे डेजर्ट में रुकते हैं जहां आकाश में वाइवर्न्स का बड़ा झुंड छाया हुआ था। आर्क अपने फैंटेसी फिट्स से ओवरवेल्म हो जाता है। एरियन कंफ्यूज्ड थी क्योंकि वाइवर्न्स कभी इतने बड़े ग्रुप में ट्रैवल नहीं करते। वॉइसमेल बर्ड डर के मारे उड़ने से मना कर देता है। आर्क कहता है कि कोई बड़ी समस्या नहीं है। वो बिना एक्सप्लेन किए ड्रैगन जैसे मॉन्स्टर्स को डिस्पर्स कर सकता है। वो क्लिफ से नीचे कूदता है और ग्राउंड ब्रेकिंग लैंडिंग करता है। फिर वो मिड टियर वाइड एरिया अटैक यूज करता है जिसका नाम लाइटनिंग डैम्पर था। डार्क क्लाउड्स आकाश को ढक लेते हैं और लाइटनिंग बोल्ट्स निकलते हैं जो वाइवर्न्स को हिट करते हैं। एरियन और बाकी फ्रेंडली फायर में फंस जाते हैं। जब आकाश साफ हो जाता है और आर्क टेलीपोर्ट करके वापस आता है तो उन्हें इस पिटीफुल कंडीशन में देखकर शॉक हो जाता है। वो पूछने की कोशिश करता है कि सब ठीक तो हैं, लेकिन एक ग्रीन हेयर वाली एल्फ नोट्स ले रही थी। आर्क और एरियन पास के टाउन में इनमें जाते हैं। वो अभी भी गुस्सा थी कि आर्क ने बिना वार्निंग के इतना डेंजरस अटैक यूज किया। फिर वो नेक्स्ट थिंग पर जाती है और एम्पायर का मैप निकालती है। उसके पास इनकम्प्लीट मैप था, बिना डिटेल्स के। डायरेक्ट रूट अनचार्टेड और रिस्की था। एरियन कुछ और भी परेशान लग रही थी। आर्क पूछता है कि एम्पायर का नाम सुनते ही वो इतनी वरिड क्यों हो गई। वो जवाब देती है कि एम्पायर में एल्फ्स को कैप्चर करके बेचना अभी भी लीगल था, इसीलिए वो डेंजर में थी और यहां बॉर्डर टाउन में भी उसके लिए रिस्की था। तभी सुबह वाला ग्रीन हेयर्ड एल्फ उनके पास आता है। वो काफी फियरलेस था। ह्यूमन टेरिटरी में भी अपने पॉइंटी ईयर्स दिखा रहा था। एरियन उसे कुछ कहने से पहले उसके सिर पर पॉट रख देती है। कहती है प्रूफ छुपा लो कि वो ह्यूमन नहीं है। लेकिन इनकीपर और दूसरे लोग उसके साथ काफी फ्रेंडली थे। एल्फ गर्ल कंफ्यूज्ड हो जाती है। एल्फ खुद को इंट्रोड्यूस करता है। वो बायोलॉजिस्ट था, नाम कैरी। इस टाउन में 10 साल से रह रहा था और सबका फ्रेंड था। एरियन अभी भी नहीं मानती। कैरी उसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाला स्पीच देता है कि वो ह्यूमंस और एल्फ्स को खुशी खुशी साथ रहते देखना चाहता है। एरियन कहती है वो डेल्यूजनल है। कैरी पूछता है कि वो खुद ह्यूमंस से नफरत करते हुए भी एक ह्यूमन के साथ ट्रैवल कर रही है। डिबेट खत्म होने के बाद आर्क कैरी से पूछता है कि वो क्यों आया। कैरी कहता है कि उसे एक खास मॉन्स्टर स्पेसिमेन चाहिए था जो कैच करना मुश्किल था। सुबह का पावरफुल स्पेल देखकर उसे यकीन हो गया कि आर्क और उसका पार्टनर यह कर सकते हैं। एरियन मना करती है, कहती है उनके पास ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं। फिर कैरी रिवॉर्ड के रूप में एम्पायर का डिटेल्ड मैप ऑफर करता है। वो थोड़ा टेम्प्टेड हो जाती है। कैरी बोनस प्राइज भी जोड़ता है अपनी रिसर्च की कॉपी मैजिकल क्रिएचर्स पर। आर्क उसे बहुत चाहता था। वो एरियन को मिशन एक्सेप्ट करने पर जोर देता है। वो मान जाती है। कैरी खुश हो जाता है, कहता है सुबह टाउन गेट पर मिलना। फिर आर्क अपनी वेल्थ दिखाता है और एक रूम के लिए ओवर पे करता है। इनकीपर उसे कॉम्प्लीमेंट्री हाई क्वालिटी अल्कोहल का बैरल देता है। रूम में एरियन ह्यूमंस और एल्फ्स के कोएग्जिस्ट करने के बारे में सोच रही थी। आर्क बैरल खोलता है, उसे ग्लास देता है, पूछता है क्या उसे पीने की भी इजाजत है। लड़की कॉम्पिटिटिव मोड में आ जाती है। ग्लास एक घूंट में पी जाती है। उसे इतना पसंद आता है कि उसके कान बिना नोटिस किए ट्विच करने लगते हैं। आर्क एक सिप लेता है, पाता है कि बहुत टेस्टी है और काफी स्ट्रांग भी। इतना स्ट्रांग कि एरियन सिर्फ 2 ग्लास में हैमर हो जाती है। वो आर्क पर जंप कर जाती है, मिक्स्ड सिग्नल्स देती है कि वो क्या चाहती है। आर्क कंफ्यूज्ड था कि वो उसे चाहती है या ड्रिंक। बिना क्लियर जवाब दिए वो उसके सिर को जोर से हिलाती है और उसे स्लैम कर देती है। पूरी रात। अगली सुबह वो टैटर्ड रूम में हैंगओवर के साथ उठती है। फ्लोर पर बिना आर्मर के आर्क को देखकर सोचती है कि वो सिर्फ एक स्केलेटन है। उसे ब्लास्ट कर देती है। भले ही वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, सब भूलकर वे काउंटर पर जाते हैं। इनकीपर उन्हें टीज करता है कि रात भर उनके रूम से बैंगिंग साउंड सुनाई दे रहे थे। एरियन पहले से ही बहुत एम्बेरस्ड थी। फिर वे कैरी के पास जाते हैं और उसे वेट करने के लिए सॉरी कहते हैं। वो कहता है कि उसे समझ आ गया कि वे इंटेंस लास्ट नाइट की वजह से लेट उठे। वे मॉन्स्टर ढूंढने के लिए ड्राइव करते हैं, कैरी और उसके एक ह्यूमन फ्रेंड के साथ। एरियन का हैंगओवर और मोशन सिकनेस मिल जाता है।
गॉब्लिन कॉर्प्सेस से आने वाली टेरिबल स्मेल के साथ। कैरी कहता है कि वे बैठ थे सैंडवर्म्स को लुभाने के लिए। कैरी का ह्यूमन फ्रेंड एरियन को स्पेशल टी देता है हैंगओवर के लिए। भले ही वो अभी भी ह्यूमंस के साथ कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन टी ने मदद की। आर्क कैरी से बात करता है, सैंडवर्म के बारे में और जानता है। वो 7 से 8 फीट लंबा क्रिएचर था जो रात में निकलता था। ज्यादातर अनडेड क्रिएचर्स को फीड करता था। फायर से वीक था। कैरी कहता है फायर मत यूज करना क्योंकि स्पेसिमेन जिंदा चाहिए। वो यह भी ऐड करता है कि सैंडवर्म हाल ही में वाइवर्न्स के झुंड की तरफ गया था। दोनों आदमी मॉन्स्टर्स की बात कर रहे थे। एरियन पीछे देखती है। गॉब्लिन्स वाला कार्ट और दूसरा शख्स गायब था। जैसे ही वो आर्क को वार्न करती है, एक विशाल सैंडवर्म जमीन से निकलता है। वो 70 फीट जैसा था। कैरी कहता है कि शायद उसने 0 ऐड करना भूल गया, लेकिन वो भी शॉक था। कहता है कि ये उसका सबसे बड़ा स्पेसिमेन था। कैरी का ह्यूमन फ्रेंड जमीन पर पड़ा था। उसका वैगन डिस्ट्रॉय हो चुका था। सैंडवर्म उसे नोटिस करके अटैक करने जाता है। एरियन मदद के लिए दौड़ती है। मॉन्स्टर पर फायर ब्लास्ट यूज करती है। भले ही फायर उसकी वीकनेस थी, अटैक से ज्यादा असर नहीं हुआ। सैंडवर्म उस पर अटैक कर देता है। वो उसे लगभग पकड़ लेता था। आर्क उसे सेव करता है। एक हाथ से विशाल सैंडवर्म को होल्ड करते हुए कहता है बाकी टास्क उसे छोड़ दो। फिर वो वर्म से रेसलिंग शुरू करता है। अपनी इमेंस स्ट्रेंथ से उसे सैंड से खींचकर बाहर निकालता है और साइड में स्लैम कर देता है। सैंडवर्म मर जाता है। तभी आर्क नोटिस करता है कि इसमें भी वो स्ट्रेंज रिंग था। ग्रुप मॉन्स्टर को टाउन तक ड्रैग करते हैं। कैरी नाइट को मैप और बुक रिवॉर्ड देता है। फिर वे अपनी जर्नी पर निकलते हैं। एरियन बायोलॉजिस्ट से पूछती है कि वो ह्यूमंस के साथ क्यों रहता है। वो कहता है कि उसे वे पसंद हैं। शुरू में एल्फ विलेज में रहते हुए उसकी ह्यूमंस के बारे में नेगेटिव इमेज थी, लेकिन जैसे जैसे वो उन्हें जानने लगा, पता चला कि वे सब बुरे नहीं हैं। एक पीसफुल फ्यूचर बन सकता है जहां दोनों रेस फ्रेंड्स की तरह रहें। और एक वंडरफुल न्यूज थी, एक ह्यूमन नोबल और एल्फ गर्ल एक दूसरे से प्यार करके शादी कर चुके थे। एरियन डिसबिलीफ में थी। आर्क से पूछती है कि वो क्या सोचता है। वो जवाब देता है कि ह्यूमंस और एल्फ्स दोनों में अलग अलग तरह के लोग हैं। सबके लिए कोएग्जिस्ट पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन कुछ अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं। वे उस टाउन पहुंच जाते हैं जहां किडनैप्ड एल्फ्स को रखा गया था, लेकिन वो मिलिट्री टाउन था। हर जगह टाइट सिक्योरिटी। वे डिसाइड करते हैं कि स्लोली और केयरफुली मूव करना होगा। स्प्लिट होकर इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं। आर्क को पता चलता है कि पास के फोर्ट्रेस से रात में स्ट्रेंज क्राइज सुनाई देते थे। हाल ही में शहर से कई लोग मिसिंग हो गए थे, लेकिन एल्फ्स के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता था। वो एरियन के पास वापस जाने का फैसला करता है। तभी उसे एक वुमन की आवाज सुनाई देती है जो कुछ आदमियों द्वारा किडनैप की जा रही थी। जैसे ही एक उसे ड्रैग करने की कोशिश करता है, आर्क उसके पीछे आ जाता है और उसका हाथ ट्विस्ट कर देता है। दूसरे ठग्स अटैक करने दौड़ते हैं, लेकिन आर्क फिंगर्स के फ्लिक से उन्हें नॉकआउट कर देता है। लड़की बहुत ग्रेटफुल थी। वो दौड़कर उसे हग कर लेती है। ठीक उसी मोमेंट एरियन आर्क को ढूंढने आती है। जब वो देखती है कि एक स्ट्रेंज गर्ल नाइट को हग कर रही है, तो शॉक और जेलस हो जाती है। आर्क बताता है कि वो लड़की को ट्रबल में पाया और मदद करने चला गया। एरियन उसे इंटेंस और स्केरी स्टेयर से घर भागने को कहती है। वो अभी भी जेलस थी, काफी कोल्ड एक्ट करती है। आर्क को बताती है कि उसे कुछ हेल्पफुल इंफॉर्मेशन मिली। उसे दूसरे क्लिफ पर ले जाती है जहां से फोर्ट्रेस दिख रहा था। उसके सोर्सेज बताते हैं कि एल्फ्स 4 महीने पहले यहां लाए गए थे। आर्क कहता है कि 4 महीनों में बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन एरियन अभी भी उम्मीद रखे हुए थी कि कोई जिंदा मिल जाएगा। वे बिल्डिंग के पास पहुंचकर चेक करते हैं। चुपके से फोर्ट्रेस में घुसते हैं। अंदर अजीब तरह से खाली और शांत था। एरियन को एक हिडन डोर मिलता है जो सीढ़ियां छुपाए हुए था। नीचे अंडरग्राउंड स्टोरेज एरिया था जहां वाइल्ड बीस्ट्स जैसी स्मेल आ रही थी। पॉन को डिस्ट्रैक्शन के रूप में यूज करके गेट के गार्ड्स को आउट करने के बाद वो उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं खुलता क्योंकि वो स्लाइडिंग डोर था और वो पुश कर रही थी। वहां बहुत सारे प्रिजन सेल्स थे, खाली थे सिवाय हड्डियों, फर और बदबू के। वे नेक्स्ट गेट पर पहुंचते हैं। जैसे ही आर्क उसे खोलता है, वे खुद को एक विशाल अंडरग्राउंड केव में पाते हैं, बहुत सारे पिलर्स से सपोर्टेड। एक ओवर कॉन्फिडेंट और ऑरोगेंट मॉन्स्टर टेमर नाम फुम्बा इस जगह का चार्ज था। वो डिस्टरबेंस सेंस करके बाहर आता है। जैसे ही वो एरियन को देखता है,
वो उस पर क्लेम स्टेक करता है, कहता है कि अब वो उसकी वुमन है। उसे ऑर्डर देता है कि नाइट आर्क को मार डालो। आर्क शॉक हो जाता है जब एरियन सच में ऑर्डर्स फॉलो करती है और उस पर अटैक कर देती है। वो तब भी नहीं रुकती जब आर्क उसे शेक आउट करने की कोशिश करता है। वो फुम्बा से पूछता है कि उसने अपने फ्रेंड के साथ क्या किया। जबकि वो बात कर रहा था, एल्फ गर्ल उसे पकड़कर उसके फेवरेट WWE मूव से ग्राउंड पर स्लैम कर देती है। तभी उसे रियलाइज होता है कि ये कोई बेविचिंग कर्स था। वो एंटी कर्स स्पेल यूज करता है, लेकिन कोई असर नहीं। एरियन लगातार अटैक करती रहती है। उसकी कॉन्शियसनेस हाईजैक हो चुकी थी। वो खुद को अपनी सिस्टर के सामने पाती है, जो कहती है कि वो वीक है और हार्ड ट्रेनिंग की जरूरत है। वो कहती है, ड्रीम में फाइट करो। एरियन रियल लाइफ में आर्क से फाइट करती है। वो लगातार उसे कर्स करता रहता है, लेकिन वो बिना रुके अटैक करती रहती है। आर्क रियलाइज करता है कि उसका स्पेल काम कर रहा था, लेकिन कुछ माइंड कंट्रोल स्पेल को लगभग तुरंत रिकास्ट कर रहा था। वो श्योर था कि मॉन्स्टर टेमर खुद यह नहीं कर रहा। जैसे ही एल्फ गर्ल उसे स्ट्राइक करती है, वो उसके सिर के पीछे शैडो में एक पेयर ऑफ आइज देखता है। आर्क पॉन को उसका ख्याल रखने को कहता है। पप एरियन के हुड में जंप कर जाता है और एक इम्प को बाहर निकाल देता है। मॉन्स्टर जो पावरफुल इल्यूजन्स यूज कर सकता था, पॉन उसे बाहर फेंकता है। आर्क अपने फ्लेम स्पेल से उसे मार देता है। एरियन अपनी कॉन्शियसनेस खो देती है। फुम्बा आर्क के नॉलेज और क्विक थिंकिंग से इंप्रेस हो जाता है। वो खुद को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करता है, कहता है वो मॉन्स्टर टेमर्स के क्लैन से है और सबसे स्किल्ड है। अपने विलेज को छोड़कर दुनिया में नाम कमाने आया था। वो किसी भी और सभी मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकता था। आर्क को उसके क्लेम पर कोई डाउट नहीं था, क्योंकि उसके हाथ में रिंग्स देख रहा था। रियलाइज करता है कि वही तज्जिला, वॉल्व्स और जायंट सैंडवर्म के पीछे का कुलप्रिट था। फुम्बा फाइट के लिए तैयार होता है। अपना गार्ड समन्स करता है, एक जायंट व्हाइट टाइगर। आर्क को बताता है कि अब वो उसका डिनर बनेगा, लेकिन पहले आर्क एरियन को क्वाइट कॉर्नर में रेस्ट करने रखता है। फाइट से पहले मॉन्स्टर टेमर से एक सवाल करता है। पूछता है कि 4 महीने पहले यहां लाए गए किडनैप्ड एल्फ्स का क्या हुआ। फुम्बा हंसता है, कहता है कि ज्यादातर एम्पायर के एक्सपेरिमेंट्स में यूज हो गए। जो बचे थे उन्हें उसके बीस्ट्स को फीड कर दिया गया। उनके साथ काफी फन करने के बाद जैसे ही वो उनकी मौत का मॉक करता है, आर्क फ्यूरियस हो जाता है। एक स्लैश से वो जायंट के साथ डन हो जाता है। हीरो फुम्बा को कोसता है और कहता है कि उसने अपनी शॉर्ट जर्नी में सब तरह के विलेन देख लिए थे। उनके इविल एक्ट्स देखकर भी वो शांत रहा था, लेकिन मॉन्स्टर टेमर सबसे वर्स्ट था। उसके एक्ट्स ने हीरो को इतना फ्यूरियस कर दिया था कि वो रैशनली सोच भी नहीं पा रहा था। फुम्बा उस पर हंसता है और ताना मारता है कि वो बहुत एरोगेंट हो रहा है। उसे उस तक पहुंचने से पहले और भी बहुत सारे मॉन्स्टर मारने पड़ेंगे। वो अपना व्हिप यूज करके बाकी पेट्स को समन करता है। उनमें सब तरह के मॉन्स्टर थे जो हीरो ने पहले कभी नहीं देखे थे। फुम्बा के कमांड पर वो हीरो पर अटैक करते हैं, लेकिन हीरो उन्हें काटता जाता है, जैसे रियल लाइफ में फ्रूट निंजा खेल रहा हो। फुम्बा लगातार कमांड देता है कि सब साइड से अटैक करें। हीरो उन्हें लगातार डाउन करता जाता है, लेकिन अरियन की सेफ्टी का ध्यान भूल जाता है। वो पैनिक हो जाता है जब मॉन्स्टर टेमर जायंट ओगर की तरफ पॉइंट करता है, जो अरियन पर अटैक करने वाला था। लेकिन उससे पहले निंजा गर्ल चोम सीन पर आ जाती है और मॉन्स्टर को वाटर प्रिजन में ट्रैप कर देती है। फुम्बा सोचता है कि नाइट के पास बैकअप आ गया तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसके पास और मॉन्स्टर हैं। लेकिन चोम कहती है कि अब उसके कंट्रोल में कोई मॉन्स्टर नहीं बचा। गन और दूसरे निंजा इस बेस में थे और उन्होंने सारे मॉन्स्टर का ख्याल कर लिया था। हीरो पूछता है कि वो यहां कैसे आई। चोम बताती है कि उसने अरियन को इस जगह के बारे में सब कुछ बताया था, जो उसने हीरो को जेलसी की वजह से नहीं बताया था। लेकिन उनकी बात स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक से रुक जाती है। फुम्बा हंसता है और कहता है कि उसका ट्रम्प कार्ड जाग गया, क्योंकि उसका डिनर लेट हो गया था। वो हीरो को बताता है कि अपना मास्टरपीस दिखाएगा और उन्हें जल्दी संभाल लेगा। वो जगह से भाग जाता है। हीरो उसे चेज करना चाहता है, लेकिन गिरते बोल्डर रोक देते हैं। चोम कहती है कि पहले अरियन को सेफ्टी पर ले जाना चाहिए। हीरो बाहर टेलीपोर्ट कर जाता है। हवा से देखता है कि कैसल का साइड क्रैक हो रहा है। स्मोक और डस्ट से एक पावरफुल मॉन्स्टर बाहर निकलता है। वो था हाइड्रा, जो सबसे स्ट्रॉन्ग वाटर टाइप मॉन्स्टर था, जिसकी वाटर एलिमेंट पर सबसे ज्यादा मास्टरी थी और सुपर पावरफुल रिजेनरेशन एबिलिटी थी। हीरो क्लिफ पर होने से कंफर्टेबल फील करता है, इसलिए वहां चला जाता है। नोटिस करता है कि हाइड्रा के 5 हेड्स हैं। हर हेड पर एक रिंग है।
चोम कहती है कि हाइड्रा को नेशन डिस्ट्रॉइंग मॉन्स्टर कहा जाता है। वो विश्वास नहीं कर पाती कि एक मामूली इंसान इसे कंट्रोल कर सकता है। वो सजेस्ट करती है कि रिट्रीट कर जाएं, लेकिन हाइड्रा उन्हें नोटिस कर लेता है और हाइड्रोब्लास्ट अटैक यूज करता है, जो उनके स्टैंडिंग क्लिफ को पूरी तरह क्रश कर देता है। फुम्बा ये देखकर खुश होता है। वो सोचता है कि उसके एनिमीज मर गए। मैनियक की तरह हंसता है और कहता है ये उसकी ट्रू पावर थी। वो इसे अपने विलेज एल्डर्स को दिखाना चाहता है, जिन्होंने कहा था कि वो स्ट्रांग और डिसिप्लिन्ड नहीं है। कोई भी जिसने स्टार वॉर्स देखा है जानता है कि प्राउड जीनियस को यह कहना अच्छी बात नहीं। फुम्बा क्लैन छोड़कर गया और होली एम्पायर के एम्परर से मिला। उसे एम्प्लॉय किया गया कि नेबरिंग किंगडम को रूइन करे। अब हाइड्रा की पावर से वो इनविंसिबल समझता है। कमांड देता है कि जायंट मॉन्स्टर आगे बढ़े और सिटी के लोगों को खा जाए। हीरो और उसकी ग्रुप रॉक्स के नीचे दब गए थे, लेकिन शील्ड की वजह से सरवाइव कर गए। वो रॉक्स को ब्लो अवे कर देता है, फिर चारों तरफ देखता है और अरियन को नहीं पाता। पैनिक होता है, लेकिन पीछे मुड़कर देखता है कि वो डार्क मोड में एंटर कर चुकी है। वो डार्क ऑन्त्रा से कवर है और फ्यूरियसली कहती है कि वो अनकॉन्शियस नहीं थी जब मॉन्स्टर टेमर उसे कंट्रोल कर रहा था, इसलिए सब सुना था जो उसने उसके और उसके लोगों के बारे में कहा था। वो उसे ढूंढकर पेन और रिग्रेट से भर देना चाहती है। चोम एग्री करती है कि हाइड्रा के साथ फुम्बा बहुत बड़ा थ्रेट था। दोनों सोचते हैं कि वो समझ रहा होगा कि वो मर गए हैं, इसीलिए सरप्राइज अटैक का परफेक्ट चांस था। जैसे ही वो उसे ढूंढने जाते हैं, हीरो मूव नहीं करता। कहता है कि हाइड्रा के बारे में भी कुछ करना होगा। चोम कहती है कि ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये मॉन्स्टर कंट्रीज वाइप आउट कर सकता है। फोर्स ऑफ नेचर कहा जा सकता है। हीरो इससे एग्री नहीं करता। कहता है कि नेचुरल कैलेमिटी के उलट हाइड्रा को किल किया जा सकता है। अरियन उसे कहती है कि आगे बढ़ो और मॉन्स्टर से डील करो, जबकि हम उसके टेमर से डील करेंगे। अरियन और चोम मॉन्स्टर टेमर की तरफ रन करते हैं। फायर बोल्ट अटैक से सरप्राइज करते हैं, जिसे वो मुश्किल से डॉज करता है। अरियन कहती है कि एल्वेस को टॉर्चर करने के लिए उसे किल करने आई है। वो रिप्लाई करता है कि वो उसके खिलाफ बहुत पावरलेस है। कहता है कि उसके पास हाइड्रा है। अरियन कहती है कि हाइड्रा तो स्ट्रांग है, लेकिन वो वीक है। हाइड्रा का इतना ग्रैंड शो अपनी वीकनेस छुपाने के लिए कर रहा है। ये वर्ड्स वही हैं जो उसके विलेज एल्डर्स ने कहे थे। फुम्बा स्नैप हो जाता है। कहता है कि सबको किल करेगा और अपनी पावर दिखाएगा। अरियन बोरिंग डायलॉग खत्म होने का इंतजार नहीं करती, अटैक करती है। वो व्हिप से ब्लॉक करता है और इम्पस यूज करने की कोशिश करता है। अरियन उन्हें काट देती है और कहती है कि दोबारा उसी ट्रिक में नहीं फंसेगी। फुम्बा फ्रस्ट्रेटेड है। वो हाइड्रा को हेल्प का ऑर्डर देने की कोशिश करता है। चोम नाइफ्स फेंकती है और उसकी बैक कट कर देती है। उसका टैटू रुइन हो जाता है। वो कहती है कि उसने पहले नोटिस किया था कि कॉम्प्लेक्स कर्स्ड मार्किंग्स से कंट्रोल करता है। थोड़ी सी डिसरप्शन से वो यूजलेस हो जाते हैं। अब वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकता। फुम्बा एज पर है और मैनियक की तरह हंसता है। गर्ल्स को कहता है कि हाइड्रा जो नेक्स्ट करेगा उसके लिए उसे ब्लेम मत करना। चोम सिटी के बारे में व्रीड है। अरियन कहती है कि जैसे ही हीरो वहां है, वो किसी को मरने नहीं देगा। वो अपनी स्वॉर्ड को फायर से चार्ज करती है। स्केर्ड मॉन्स्टर टेमर की तरफ बढ़ती है। वो व्हिप से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो जल जाता है और एल्वेस को हार्म करने के लिए सॉरी बोलता है। अरियन कहती है कि उसे उसकी अपॉलॉजी की जरूरत नहीं, वो उन्हें दे जब मिले जिन्हें उसने किल किया था। उस कूल डायलॉग के साथ अपना मोस्ट पावरफुल स्पेल यूज करती है। फुम्बा को ब्लू फ्लेम्स में जला देती है, जब तक कि उसकी एशेस भी नहीं बचती। दूसरी तरफ हाइड्रा फॉरेस्ट से गुजरता है। ट्रीज को क्रश करता है जैसे घास हो। सिटी पर हाइड्रोब्लास्ट एम करता है। हीरो वायरन स्लैश अटैक यूज करके रोकता है, लेकिन हाइड्रा पर कोई इफेक्ट नहीं होता। वो सारे हेड्स हीरो की तरफ घुमा लेता है। ट्रेमेंड्स फोर्स से बाइट करने की कोशिश करता है। हीरो अटैक्स डॉज करता है, फिर शील्ड बाश स्किल यूज करके डिसबैलेंस करता है। हाइड्रा के हेड्स एक के बाद एक स्विंग बैक हो जाते हैं। फिर वो एयर में टेलीपोर्ट करता है और एक नेक पर अटैक करता है, लेकिन अटैक के बावजूद मॉन्स्टर अनहार्म्ड है। 3 हाइड्रोब्लास्ट से अटैक करता है। हीरो डायमेंशन वॉक स्किल से एक्सप्लोजन डॉज करता है, लेकिन एक हेड से बाइट हो जाती है। 3 अन्य हेड्स हाइड्रोब्लास्ट चार्ज करते हैं। हीरो रियलाइज करता है कि एक हेड को सैक्रिफाइस करके उसे किल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये यूजलेस है क्योंकि शील्ड कोई डैमेज नहीं होने देता। मॉन्स्टर एक हेड खो देता है। हीरो नीचे आता है। अल्टीमेट स्किल जजमेंट फुल पावर से यूज करता है। स्काई से जायंट लाइटनिंग स्वॉर्ड समन करता है, जो हाइड्रा के 3 हेड्स को एक ही बार में चॉप ऑफ कर देता है। बस एक हेड बचा रहता है।
मॉन्स्टर लॉस्ट वाले को रिजनरेट करने लगता है, वियर बबल गम जैसे फोम यूज करके। हीरो सोचता है कि मिथिकल बीस्ट से यही एक्सपेक्टेड था, तो खुद को डिस्टेंस देने के लिए दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर जाता है। क्लिफ पर जाकर ग्रैंड मैजिक यूज करने का डिसाइड करता है, जो उसने पहले कभी ट्राई नहीं किया था। बहुत पावरफुल और एग्जॉस्टिंग होने वाला था। वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही यूज कर सकता था, लेकिन हाइड्रा को टेक डाउन करने के लिए काफी होना चाहिए। हीरो जायंट मैजिक सर्कल क्रिएट करता है, सारी पावर से इन्फर्नल डेमन इफ्रिट को समन करता है। जैसे ही जायंट फायर डेमन बाहर आता है, हाइड्रा पूरी तरह हील हो चुका होता है। सेम साइज के ओपोनेंट का सामना करता है। दोनों एक दूसरे की तरफ रश करते हैं। डेमन बेयर फिस्ट से हेड्स स्नैप कर देता है। जब हाइड्रोब्लास्ट की कोशिश करता है तो जॉ क्रश कर देता है। वो हाइड्रा को पंच और बाइट करता है। हाइड्रा पुम्बा के कंट्रोल से फ्री होकर भागने लगता है। हीरो स्काई से जंप करता है, टेल से स्विंग करता है पूरी स्ट्रेंथ से, फिर हाई इन द स्काई फेंक देता है। इफ्रिट को अल्टीमेट स्किल फ्लेम हेलन यूज करने का कमांड देता है, ब्राइट पिलर ऑफ फायर से, जो ग्लोब के हाफवे तक दिखाई देता था। हाइड्रा कुछ भी नहीं बचता चलाकर। अरियन और चोम दो जायंट मॉन्स्टर के फाइट देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। जैसे सनराइज होता है, हीरो उनके पास लौट आता है, कहता है कि वो खुश है कि वो सेफ हैं। वो जायंट फायर डेमन के बारे में पूछते हैं। वो बताता है कि वो एंदर डायमेंशन से समन किया गया बीइंग था, 5 मिनट में घर चला जाएगा। जल्द ही अरियन को डांका से वॉइसमेल मिलता है, जो शॉकिंग लेकिन गुड न्यूज देता है। रोडेन किंगडम की प्रिंसेस यूरियाना एक एल्व एल्डर से मिली थी। कहा था कि उनका किंगडम ह्यूमंस द्वारा पीस ट्रीटी ब्रेक करने और एल्वेस किडनैप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। मिसिंग एल्वेस को सर्च करने का प्रॉमिस किया था, लेकिन एक और बात वो एल्डर से एग्री करवा पाई थी। उसने एक्सप्लेन किया कि उसके 2 एल्डर ब्रदर्स ईस्टर्न और वेस्टर्न एम्पायर्स द्वारा सपोर्टेड थे। दोनों रेसिस्ट कंट्रीज हैं। उनमें से किसी को किंग बनने से रोकने के लिए वो क्वीन बनना चाहती है। अगर एल्व एल्डर सपोर्ट करे तो होली एम्पायर के इन्वेड पर साथ फाइट करेगी। एल्डर ने डील ग्लैडली ले ली। प्रिंसेस ने कहा कि टुगेदर वर्क करेंगे, एक वर्ल्ड बनाने के लिए जहां ह्यूमंस और एल्वेस पीसफुली कोएग्जिस्ट करें। ऐसी पॉजिटिव न्यूज के बावजूद आर्यन डिसप्लीज्ड है। क्राइसिस से गुजरती है क्योंकि उसका सोले पर्पस ले लिया गया है। अब ह्यूमंस किडनैप्ड एल्वेस को ढूंढने वाले हैं। वो सरप्राइज्ड है कि ह्यूमंस एल्वेस के साथ ऐसा ट्रीट कर सकते हैं। हीरो कहता है कि शायद पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का टाइम जल्दी आ रहा है। आर्यन कहती है कि जब से हीरो से मिली है, वर्ल्ड उसके आसपास चेंज हो रहा है। वो हंस कर टाल देता है, कहता है कि अब बिग मिशन ओवर है तो क्वाइट लाइफ पर वापस जाएगा। दोनों गर्ल्स उसे विश्वास नहीं करती। जोक में वो अपना हेलमेट उतारता है। पुअर चोम टेरिफाइड होकर ट्री के पीछे हाइड हो जाती है। आर्यन पूरा कर्स सिनेरियो एक्सप्लेन कर देती है। फिर चोम कहती है कि हीरो उसके होम आए। ब्रीफ रेस्ट के बाद 7 लॉर्ड्स क्राउन जाएंगे, जहां वो अपना कर्स ब्रेक कर सकता है। हीरो सोचता है कि ये बेस्ट होगा, तो हीरो की जर्नी जो क्वाइट लाइफ लीड करने के लिए थी वैसी हो गई। उसके कई फ्रेंड्स के साथ वो उम्मीद करता है कि ये उतना ही फन रहेगा। उसे अभी भी नहीं पता कि उसे इस वर्ल्ड में क्यों भेजा गया, लेकिन उसे परवाह नहीं है जब तक वो यहां अपना स्केलेटन लाइफ एंजॉय